चलिए, तो वैसे आपने पोस्टर में तो देख ही लिया है कि हम कलचुरी वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन, सिर्फ एक स्टार्ट में क्वेश्चन करूंगी मैं, फिर हमारा सेशन कंटिन्यू करेंगे कि आप सबने खिलजी वंश तो देखा है, पता है ना खिलजी वंश के बारे में? कोई मुझे बता सकता है कितने साल तक थे ये लोग? कोई बता सकता है मुझे? खिलजी जो रहे हैं उन्होंने कितने साल तक राज किया? या परमार वंश के बारे में बता दीजिए। आपको मेरा प्रश्न सुनाई दे रहा है ना? यस। चलिए, कोई बताने का इच्छुक नहीं है शायद। परमार वंश कितने समय तक रहा है एमपी में? अंदाजन मोटा मोटी हिसाब लगा के बताइए, लगता है पता नहीं। चलिए ठीक है, मेरा ये जो क्वेश्चन किया है ना मैंने, इसके पीछे एक ही रीजन है। उसके पीछे रीजन ये है कि हम परमार वंश देखें या हम खिलजी वंश देखें, हम कोई सा भी वंश देखते हैं, तो ये जो सारे वंश है इन्होंने बहुत कम समय के लिए राज किया है, बहुत कम समय के लिए। लेकिन उसके बाद भी हम उनके बारे में जानते हैं, या हम कह सकते हैं कि उन्होंने एक छत्र राज किया है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि उनका शासनकाल कम था, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि नहीं, उनके नाम से हम जानते हैं कि उन्होंने एक छत्र राज किया है? यस। लेकिन जिस वंश के बारे में हम पढ़ने वाले हैं उस वंश ने, आप यकीन करिए, प्राचीन जो इतिहास है ना भारत का, वहां से वो वंश शुरू हुआ है और वो आधुनिक इतिहास तक है। मतलब 500 के आसपास से मैं ले लूं, बिफोर क्राइस्ट से ले लूं, और यहाँ पर 1740 तक छत्तीसगढ़ में, इतना लंबे समय तक 2000 के आसपास इस वंश ने राज किया है। लेकिन उसके बाद भी इस वंश के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारियां नहीं मिलती हैं, ये लोग नहीं जानते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण मैं आपको बताती हूँ कि इनका एक छत्र राज नहीं रहा है। यदि आप देखेंगे पूरा कलचुरी वंश किस तरह से, एक रोलर कोस्टर सुना होगा ना आपने? यस, एक रोलर कोस्टर सुना होगा आपने। रोलर कोस्टर कैसा? ऊंचाई पर जाता है, फिर नीचाई पे जाता है, फिर ऊंचाई पर जाता है। ठीक इसी तरह का जो पूरा शासनकाल था वो कलचुरी वंश का है। तो कलचुरी वंश पढ़ने से पहले, समझने से पहले, आपको एक बात ये फ्रेम करना है दिमाग में कि ये वंश बार बार इसका विकास हुआ, मतलब इसका उद्भव हुआ, कुछ समय ये अपने पीक पर रहा और उसके बाद फिर वो कहीं विलुप्त सा होता चला गया। ये बात आपको समझना है, तब आप कलचुरी वंश को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, इस बात से आप एग्री करते हैं तो इसे अपने दिमाग में रखिए। अब मैं शुरू करती हूँ। देखिए, कलचुरी वंश या कोई भी वंश, किसी भी वंश का एक टाइमलाइन होता है कि उसका विकास होता है, वो अपने पीक को हासिल करता है। जब वो पीक पर होता है तो वहां पर वो कुछ मंदिर बनवाएंगे, कुछ दुर्ग बनवाएंगे या कुछ अभिलेख लिखवाएंगे, और उसके बाद जब उसका पतन होगा तो वो फिर थोड़े समय के बाद हम देखेंगे कि वो वंश चला जाएगा। ठीक इसी तरह की कहानी हम कलचुरी में शुरू करेंगे। कलचुरी का जो शासनकाल है वो मध्य प्रदेश में तो रहा है, हम जानते हैं, और हमारा फोकस भी त्रिपुरी के कलचुरी पे रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ एमपी में ही थे कलचुरी, एक छोटा सा आप भौगोलिक विस्तार उनका समझ लेंगे। कलचुरी प्रयाग में थे, काशी में थे। कलचुरी छत्तीसगढ़ में बहुत लंबे समय तक रहे हैं। जिस तरह के आप एमपीपीएससी में परमार पढ़ते हैं ना, चंदेल पढ़ते हैं रिलीजियसली, ठीक वैसे ही कलचुरी जो है वो जो छत्तीसगढ़ का पीएससी, वहां पे बच्चे पढ़ते हैं। बिकॉज 900 से लेके लगभग, जो मोटी टाइमलाइन बता रही हूँ मैं आपको, 900 से लेके 900 एडी से लेके 1740 तक आपको कलचुरी मिलते हैं छत्तीसगढ़ में। तो हमें वहां तो नहीं जाना है, मैंने बस आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दी। तो मध्य प्रदेश में भी कलचुरी रहे हैं। आप सोचिए कर्नाटक में, जी हाँ, दक्षिण में भी कलचुरी का शासन रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इस वंश का भौगोलिक विस्तार कितना ज्यादा है। एक छोटा वंश होने के बाद भी बहुत ज्यादा भौगोलिक विस्तार इनका रहा है। तो मैं सोचती हूँ भौगोलिक विस्तार आपको समझ में आया। ये जो वंश है, ये वंश जब शुरू हुआ तो आप सबसे पहले इसे समझिए प्राचीन इतिहास में। देखिए, आप सबको रावण का नाम तो पता होगा ना, रावण को जानते हैं ना, चंद्र भगवान को जानते हैं ना, तो बस यहीं से कहानी शुरू होती है। तो सबसे पहले मैं जो पहला फेज बता रही हूँ आपको, ये फेज है जब कलचुरी थे अपने प्राचीन इतिहास में, जो हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर ऋषि अत्रि थे, है ना, और माता अनुसुईया। तो विष्णु पुराण के अनुसार जो ऋषि अत्रि थे और माता अनुसुईया थी, उनका एक बेटा हुआ, एक बेटे का जन्म हुआ जो चंद्र था। तो अब चंद्र है तो उसे सोमवंशी कहा गया। ये जो चंद्र या सोमवंशी है, इन्हीं के आने वाली पीढ़ियों में राजा महिष्मान का जन्म होता है। जैसे आप सबको पता है माहिष्मती, आपको पता है ना, महेश्वर माहिष्मती है, पता होगा आपको ये। तो जो महिष्मान थे उन्होंने उस महिष्मती नगर को बसाया था।
उसी पीढ़ी में ये जो वंश है ना, उसी पीढ़ी में आगे जाकर उनके वंश में हुए सहस्त्रार्जुन कीर्तिवीर। ये जो पूरा वंश में बता रही हूँ ना, ये कलचुरी नहीं है अभी, ये आपको ध्यान रखना है। इसे हय वंश कहते हैं, आप सबने इसका नाम सुना होगा। तो ये जो हय वंश है ना, ये ही आगे जाके कलचुरी हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या बताया हमने, पढ़ा ऋषि अत्रि हैं और उनकी जो अनुसुईया है, इन दोनों से चंद्र की उत्पत्ति हुई। चंद्र जो है उनसे सोमवंश बना। सोमवंश में आगे जाके राजा महिष्मान जो है उन्होंने जन्म लिया। महिष्मान ने महिष्मती बसाई। इसी में 8वीं पीढ़ी में जन्म होता है राजा सहस्त्रार्जुन कीर्तिवीर का। अच्छा, इनका जो नाम है ना, आप खुद समझ जाएंगे। सहस्त्रार्जुन, सहस्त्र मतलब 1000, अर्जुन अर्थात हाथ। सहस्त्रार्जुन के 1000 हाथ थे। अब ऐसा तो पता नहीं कि सच में 1000 थे या उतने शक्तिशाली थे वो। सहस्त्रार्जुन कीर्तिवीर की आप पराक्रम जो उनका था, इस बात से अंदाजा लगाइए कि विष्णु पुराण में कहा गया है कि रावण को, जिसे कोई नहीं पकड़ पाया, रावण को कैद किया था सहस्त्रार्जुन कीर्तिवीर ने। सहस्त्रार्जुन कीर्तिवीर जब राजा थे महिष्मती में, उसी समय आपने परशुराम के बारे में तो सुना ही होगा, अवश्य सुना होगा, जिन्होंने धरती को 21 बार क्षत्रिय विहीन किया है, ऐसा कहा जाता है। तो सहस्त्रार्जुन कीर्तिवीर के समय पर परशुराम ने 21 बार महिष्मती पर आक्रमण किया। बाकी टाइम तो चलो वो सरवाइव कर गए, लेकिन 21वें आक्रमण के बाद जो परशुराम ने महिष्मती को नष्ट कर दिया, तब सहस्त्रार्जुन कीर्तिवीर मजबूर हो गए जंगल की तरफ जाने के लिए, तो वो जंगलों में चले गए। अच्छा, मैं ये जंगल वाली बात इसलिए बता रही हूँ आपको क्योंकि यहाँ से हम समझेंगे कि ये कलचुरी ही क्यों कहलाए आगे जाकर। अभी तो वो हय वंश है, बट आगे वो कलचुरी क्यों कहलाए। तो सुनिए, इसके 2 मत मिलते हैं हमें, मतलब 2 मत हैं इतिहासकारों के। पहला तो ये है कि जब सहस्त्रार्जुन कीर्तिवीर जंगल में गए, तो चूंकि वो बहुत साल तक जंगलों में रहे, उम्र भी बहुत होती थी लोगों की, तो उनकी नाखून और उनकी मूछें वो लगातार बढ़ते चले गए। तो कलचुरी का अर्थ यहाँ पे ये लगाया जाता है, कल्ली, कल्ली मतलब मूछें, और चुरी अर्थात जो नुकीली हो। तो उनके नाखून और उनके मूछें बढ़ते बढ़ते इतनी नुकीली हो गई, तो उन्हें कलचुरी वंश आगे जाके उनके वंशजों ने उसे रख लिया। एक मत तो ये उनके नाम का मिलता है। दूसरा मत ये मिलता है कि सहस्त्रार्जुन कीर्तिवीर की जो प्रतिमा, जो एक इमेजिनेशन है पुराणों में कि वो किस तरह के दिखते थे, उसमें उनकी मूछें बहुत तीखी थी। उनकी मूछें बिल्कुल जो सुई की धार होती है ना, वैसी एकदम पतली होती चली गई। तो वो जो नाम है कलचुरी, कल्ली चुरी, मतलब मूछें जब नुकीली हो जाती हैं तब उसे कलचुरी कहा गया। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आई होगी कि कलचुरी क्यों है। वर्तमान में कलचुरी जो कलार समाज है वो अपने आप को कलचुरी वंश का कहते हैं, ठीक है। तो ये उनका नाम का स्पेसिफिकेशन हो गया। तो भाई हम ये देख रहे हैं कि कलचुरी जो है वंश है अभी, वो अभी हम एंशियंट में है, वहां थे वो लोग। जब राजा सहस्त्रार्जुन कीर्तिवीर जब उनकी मृत्यु हुई होगी, उस समय तक अब ये जो नाम ना है वंश का, ये थोड़ा सा डल होता चला गया। तो उन्होंने फिर जंगलों में ही विस्तार करते गए। उनके वंशज जो है वो थोड़ा गुजरात में, थोड़ा दक्षिण में, थोड़ा छत्तीसगढ़ वाला एरिया जो आज है वहां की तरफ चले गए। इस तरह से उनका विस्तार हुआ। अब यहाँ पर हम थोड़ा स्टॉप करते हैं। ये हमारा पहला फेज, पहला चरण कलचुरी का खत्म होता है। अब हम देखते हैं कि अगली बार इनका फिर से पुनरुद्भवन कब हो रहा है, ठीक है। अब हम पहुंच गए हैं। देखिए, मैं टाइमलाइन आपको कुछ मोटी टाइमलाइन बताऊंगी, बिकॉज पर्टिकुलर एक एक ईयर में आपको कुछ समझ में उतना आएगा नहीं, फैक्ट्स तो मिल जाते हैं, और बट एक मोटा टाइमलाइन अपन डिस्कस करेंगे। तो अब जो दूसरा हम टाइमलाइन डिस्कस कर रहे हैं वो आप देखिए 550 एडी से लेकर 625 एडी, ऑलमोस्ट कितना 100 ईयर्स। ये दूसरा फेज है कलचुरी वंश का, ठीक है। ये दूसरा फेज फिर से महिष्मती में आता है। तो जो इनके वंशज हैं वो कभी यहाँ वहां भटकते रहे होंगे, फिर फाइनली उन्होंने अपनी जो पूर्वजों की नगरी थी महिष्मती, उस पर कब्जा किया। तो जब हम इस फेज को पढ़ते हैं तो इसमें आपको 3 राजाओं को पढ़ना होगा। 3 प्रमुख राजा हैं इसमें एक प्रमुख राजा हैं कृष्णराज, जिनके बारे में आपने फैक्ट पढ़ा होगा। इन्हें कलचुरी का आदि पुरुष कहा जाता है, ठीक है। दूसरे हैं यहाँ पर शंकरगढ़, और तीसरे हैं बौद्धराज। एक 3 नाम आपको बस याद रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है कौन, कृष्णराज, दूसरे हैं शंकरगढ़, और तीसरे हैं आपके बौद्धराज। कृष्णराज को आदि पुरुष कहा जाता है। क्यों कह रहे हैं भाई? क्योंकि अभी तक वो हय वंश था, ठीक है। अभी तक वो कलचुरी नहीं है, अब वो हय वंश था, और आदि पुरुष जो कृष्णराज है, इन्होंने यहाँ से कलचुरी वंश की शुरुआत करी है, हम ये कह सकते हैं महिष्मती से। कृष्णराज ने उस समय चांदी के सिक्के चलाए थे। उन सिक्कों को रूपक कहा जाता है। अच्छा, ये सिक्कों को थोड़ा दिमाग में रखना है। क्यों?
क्योंकि आगे जब हम इनका आर्कियोलॉजी पढ़ेंगे ना कि इनके एक्सकेवेशन हुए तो क्या क्या हमें कलचुरी का कौन से अभिलेख मिले, कौन से सिक्के मिले या हमें कौन से मंदिर मिले, तो इसमें सिक्कों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आपको मिलेगी पूरे कलचुरी वंश में। तो कृष्णराज के सिक्के जो हैं चांदी के, उन्हें रूपक कहा जाता था। अब जो रूपक सिक्के हो गए कृष्णराज के हो गए, कृष्णराज ने जो उनके बेटे थे शंकरगढ़ को आपने अजंता एलोरा के बारे में सुना ही होगा, है ना। तो जो एलोरा गुफाएं हैं, एलोरा की गुफा नंबर 21 है ना, एलोरा की गुफा नंबर 21 में जो गुफा बनी हुई है, ये साक्ष्य है कि भाई वो शंकरगढ़ ने बनवाए थे। तो वो शंकरगढ़ कहाँ के थे? हमारे महिष्मती के कलचुरी वंश के शासक थे, ठीक है। शंकरगढ़ के बाद आते हैं बौद्धराज। बौद्धराज इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस तरह वो राजा जरूरी होता है जो वंश को ऊंचाइयों पर ले गया, ठीक वैसे ही वो राजा जरूरी होता है जिसके बाद वंश पतन में चला गया। तो ये जो सेकंड फेज हम पढ़ रहे हैं ना 550 से 625 वाला, इस फेज का पतन हुआ है, उसका एक कारण मान सकते हैं आप बौद्धराज को, ठीक है। तो बौद्धराज के बारे में हमें पता चलता है महाकूट स्तंभ लेख से। महाकूट स्तंभ लेख वर्तमान आपको कर्नाटक में मिलेगा। महाकूट स्तंभ लेख में ये बताया गया है कि जब बौद्धराज माहिष्मती पर राज कर रहा था, उस समय एक चालुक्य राजा था जिसका नाम था मंगेश। उसने आक्रमण किया बौद्धराज पर और बौद्धराज डर के वहां से भागे। अब सुनने में अजीब लगता है कि डर के भागे, लेकिन आपको जैसा मानना हो, लेकिन वो वहां से भागे। तो बौद्धराज जब डर के भागे, कहाँ से? महिष्मती से। तो आप यदि मध्य प्रदेश का नक्शा थोड़ा सा आपके दिमाग में है तो आप देखेंगे कि जब हम महिष्मती मतलब महेश्वर जो खरगोन वाला एरिया है ना नीचे वाला, हम वहां से ऊपर जाएंगे उत्तर भारत की तरफ। जब उत्तर भारत की तरफ जाएंगे तो वहां पर हमें बुंदेलखंड मिलेगा, यस, और हमारा थोड़ा जो पूर्वी हिस्सा है वो हमारा बघेलखंड है। तो बौद्धराज पर आक्रमण किया जब मंगेश ने, तो बौद्धराज मजबूर हो गया उत्तर की तरफ भागने के लिए। तो बौद्धराज कहाँ भागा? उत्तर की तरफ भागा। अब ये कहानी थोड़ी यहीं स्टॉप होती है, क्यों? क्योंकि ये दूसरा फेज कंप्लीट हुआ है कलचुरी का। सो हमने देखा पहला फेज जो एंशिएंट था, है ना, जो सहस्त्रार्जुन कीर्तिवीर्य के बारे में था। दूसरा फेज हमने कौन सा देखा? जब हम आ गए महिष्मती में फिर से, लेकिन कृष्णराज, शंकरगढ़ और बौद्धराज, इनके बाद फिर से ये जो वंश है ये कहीं विलुप्ति की तरफ चला गया, या कहीं उनके बारे में पता नहीं कहाँ भटक रहे थे वो। लेकिन अब जब अगला चरण पढ़ने वाले हैं जिसमें ये फिर से अस्तित्व में आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों है? क्योंकि ये जो तीसरी शाखा अब आएगी ना, इनकी जो तीसरा चरण आएगा, ये ही त्रिपुरी के कलचुरी हैं जिन्हें हम मध्य प्रदेश के राजवंशों में गिनते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं त्रिपुरी के कलचुरी की तरफ। अब जो त्रिपुरी के कलचुरी हैं, ये जो क्षेत्र है ना, इससे पहले दहला देश कहते थे, है ना। तो इन राजाओं को या इस वंश को दहला मंडल भी या दहला मंडल भी कहते हैं। तो दहला मंडल भी यही है, दहला देश के राजा भी यही हैं, और त्रिपुरी। तो त्रिपुरी आपको अभी पता ही होगा ना, जबलपुर के पास एक क्षेत्र है, तेवर ग्राम है छोटा सा, भेड़ाघाट रोड पे पड़ता है ये जो है यही त्रिपुरी है। त्रिपुरी उनकी राजधानी हुआ करती थी। अच्छा, तो उनका राज कहाँ तक था? उनका राज मिलेगा आपको बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, उनका राज मिलेगा आपको बघेलखंड वाला क्षेत्र। ये क्षेत्र आपको मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ कि जब हम अभी थोड़ा सा छत्तीसगढ़ की कलचुरी देखेंगे ना, तो आप कंफ्यूज ना हो कि अरे ये कहाँ से छत्तीसगढ़ पहुंच गए ना। तो आपको पता है ना, हमारा जो बघेलखंड है अभी वर्तमान, वो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है। तो इस तरह से इनका राज विस्तार आप इमेजिन कर सकते हैं कि बुंदेलखंड है, इनका राज विस्तार बघेलखंड है, लेकिन इनकी राजधानी त्रिपुरी थी। इनके बारे में हम जब बात कर रहे हैं तो इनकी वंशावली अच्छा काफी बड़ी है। वंशावली तो बड़ी होगी ना भाई, आप जानते हैं वंशों में बहुत सारे राजा होते हैं एक वंश में। क्या सारे राजा बता सकती हूँ मैं आपको? हाँ, देख के बता सकती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता वो इतना जरूरी है। कुछ जरूरी राजा और उनके बारे में शायद आपको एग्जाम ओरिएंटेड सुनना हो तो कुछ फैक्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम कुछ राजाओं के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं उनके बारे में जो आपको जरूरी भी है समझना, उसके लिए हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, अब हम कहाँ गए? अब हमें त्रिपुरी में, त्रिपुरी जबलपुर के पास है, ठीक है। अब हम जबलपुर के पास बैठे। इसमें सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट राजा जो है वो है कोकल प्रथम। अब एक बार मैं इन शॉर्ट थोड़े से 3-4 राजा हैं वो बताती हूँ, फिर उनके बारे में हम सुनेंगे, जिससे कि आपको ऐसा ना लगे कि एकदम से कहाँ से युवराज प्रथम आ गए, अरे कहाँ से कृष्णराज आ गए। तो आप थोड़ा सा दिमाग में रख सकते हैं, चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। जैसे हम कोकल प्रथम के बारे में देखेंगे
कोकल प्रथम के फिर बेटे आएंगे शंकरगढ़, है ना। शंकरगढ़ के बारे में कुछ जरूरी बातें सुनेंगे। शंकरगढ़ के बाद हम सुनेंगे युवराज प्रथम के बारे में। युवराज प्रथम के बाद फिर 2-3 और वंशज आते हैं, जैसे युवराज द्वितीय आएंगे, कोकल द्वितीय, जो पहले एक ट्रेडिशन चलता था ना भाई कि दादा के नाम पे भी बेटे का नाम रख के द्वितीय लगा के रखते हैं, वैसे ही था, वो जरूरी नहीं है। युवराज प्रथम के बाद हम चलेंगे लक्ष्मीकर्ण के पास। लक्ष्मीकर्ण, यशकर्ण जो उनके बेटे हैं, फिर जय सिंह हैं, फिर विजय सिंह हैं, लेकिन कोकल प्रथम से कहानी शुरू होगी। आपने एक बार ये नाम सुन लिए तो आपको थोड़े फैमिलियर लगेंगे, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। कोकल प्रथम ने जब राज संभाला, है ना, त्रिपुरी में जब उन्होंने शासन संभाला, तब अब टाइम पूछे, अब टाइम पीरियड कितना है, तो देखिए भाई, जो पहले दूसरा फेज बताया था ना मैंने आपको 550 से 625 एडी, वो तो खत्म हो चुका। अब ये जो आया ना, ये त्रिपुरी वाला आपको 845 से शुरू होगा, 845 एडी और 845 ईस्वी। यहां से हम 1200 तक जाएंगे, ठीक है। ये एक मोटा टाइमलाइन है, मतलब ब्रॉड टाइमलाइन है, आप इसको थोड़ा दिमाग में रखेंगे, एक एक राजा का नहीं बात करेंगे अपन। तो 845 से 1200 एडी तक की बात हम कर रहे हैं। तो पहले शासक कौन है? कोकल प्रथम। कोकल प्रथम ने अपने राज को बनाए रखने के लिए उसी नीति को अपनाया जिसको ज्यादातर राजा अपनाते हैं, है ना। वो कौन सी है? उन्होंने मैरिज डिप्लोमेसी को अपनाया। जब आप थोड़े समकालीन राजाओं को देखेंगे, अच्छा वो समकालीन राजा मैं आपको बताना जरूरी समझती हूँ क्योंकि उनके बिना आपको इनकी कहानी समझ में नहीं आएगी। आप सबने परमार वंश सुना है ना, चंदेल सुने हैं, गुर्जर प्रतिहार सुने हैं। इनका जो टाइम पीरियड है जिसे हम संक्रमण काल कहते हैं ना, मतलब गुप्ता खत्म हो गए और जब तक एकदम आधुनिक काल शुरू नहीं हो रहा है, उसके बाद बीच में ये राजा हैं सारे, तो ये सब इनके समकालिक थे। समकालिक राजा इसलिए जरूरी हैं क्योंकि अब ये पूरा कल्चर ही ना कभी उनसे झगड़ा करेगा या कभी उनसे जीत जाएगा या कभी शादियां कर लेगा, तो इसलिए जरूरी था। तो जब कोकल प्रथम ने राज संभाला तो उन्होंने अपनाई मैरिज डिप्लोमेसी। मैरिज डिप्लोमेसी, कुछ युद्ध भी करे बट मैरिज डिप्लोमेसी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने शादी करी, मतलब उनकी जो पत्नी थी ना वो चंदेल राजकुमारी थी, है ना, उनका नाम था नट्टा। ओके, तो मैरिज डिप्लोमेसी का देखिए उनकी पहली एक आप विजय बोल सकते हैं। इन्होंने शादी करी चंदेल राजाओं की जो बिटिया थी उनका नाम था नट्टा, तो इनकी पत्नी चंदेल राजकुमारी हो गई। अब इन्होंने अपनी बेटी की शादी कहाँ करी, तो इन्होंने जमाता समझते हैं ना, दामाद, तो जमाता बनाया इन्होंने जो साउथ में चालुक्य थे, कृष्णराज द्वितीय को, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने जो इनके ऊपर वाले क्षेत्र में चंदेल उस समय अच्छा काफी प्रभावशाली थे, तो चंदेल जो है चंदेलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करे और साउथ में जो चालुक्य थे उनके साथ वैवाहिक संबंध इन्होंने स्थापित करे। इन्हें कोशहर्ता की उपाधि दी गई है। जो कुछ अभिलेख हैं या कुछ इतिहासकार हैं उनको मैंने पढ़ा था, तो उसमें बताया है कि भाई ये कोशहर्ता थे। कोशहर्ता किस वे में थे? देखिए, इन्होंने ज्यादा युद्ध नहीं करे, लेकिन चूंकि शादी ब्याह जब हो जाती है ना तो वो होता है ना कि भाई तुम्हारा खजाना मेरा खजाना, कुछ इस तरह की नीति ये अपनाते थे, तो इसलिए इन्हें कोशहर्ता की उपाधि दी गई। बाकी ज्यादा युद्ध इन्होंने नहीं करे कोकल प्रथम ने। कोकल प्रथम के बारे में ये कहा जाता है कि इन्हें बहुत ज्यादा भरोसा था अपने बेटों के ऊपर। कई राजा डरते हैं ना कि हम अपनी संपत्ति कैसे बांटेंगे। इनके 18 बेटे थे, लेकिन ये बिल्कुल नहीं डरे। इन्होंने बिल्कुल बिना झगड़े के और निश्चिंत होकर इन्होंने अपने बड़े बेटे जिनका नाम शंकरगढ़ था, शंकरगढ़ को अपना राजकाज दे दिया और उनको सीख भी दी कि शंकरगढ़ देखो तुम्हारे 17 भाई हैं, अब जितने भी मंडल है, मंडल मतलब आप कह सकते हैं कि इनके राजा जो राज्य था उसके छोटे छोटे हिस्से, इन्होंने कहा शंकरगढ़ तुम अपने जो छोटे भाई हैं, बाकी 17 भाई है ना, उनमें जिसे जो मंडल चाहिए हो वो मंडल उसे दे देना। तो कोकल प्रथम का एक आप छवि ये बना सकते हैं कि बड़ा समझदार राजा था, है ना। इन्होंने क्या राज्य विस्तार किया होगा? नहीं किया। क्यों? क्योंकि राज्य विस्तार उस समय युद्ध से होता था और ये ज्यादा युद्ध में भरोसा नहीं करते थे। मैरिज डिप्लोमेसी से जितना चलाया इन्होंने चलाया। इनके 18 बेटे थे, 17 को बाकी जो छोटी छोटी जगह थी वो मिल गई, लेकिन शंकरगढ़ को प्रमुख जो उनका त्रिपुरी क्षेत्र था वो मिला। शंकरगढ़ पे आ गए अब हम, ठीक है। अब शंकरगढ़ के बारे में आप ये छोटी सी बात बड़ी अच्छी आप भी समझेंगे कि भाई 17 भाई थे, वो बंदा चाहता तो अकेला राज कर सकता था, लेकिन उसने अपने पिता की आज्ञा मानी और जो 17 छोटे छोटे मंडल थे वो अपने भाइयों को दिए। इनमें अब 17 भाई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। एक भाई का जिक्र यहाँ पे हम करेंगे, कलिंग राज का। इनका नाम थोड़ा सा आपको याद रखना है। मैं क्यों कह रही हूँ याद रखना है? क्योंकि कलिंग राज ही वो राजा वो भाई हैं इनके, जिन्होंने त्रिपुरी की जो शाखा थी उसे वो छत्तीसगढ़ लेकर गए। तब छत्तीसगढ़ तो नहीं था ना, वो तो 2000 से बना है। तब था रतनपुर,
ठीक है। और रायपुर, रायपुर तो आपने सुना है। रतनपुर मतलब बिलासपुर, वर्तमान जो बिलासपुर है वो रतनपुर है। तो कलचुरी की 2 शाखा, एक रतनपुर में गई और एक बिलासपुर में गई, ठीक है। वहां पर आप खुद अंदाजा लगाइए ना, 900 एडी से लेकर 1740 तक शासन किया है कलचुरी ने, इसीलिए वो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कलचुरी राजवंश। और वहां उनकी बहुत ज्यादा विस्तृत, उनके शिलालेख भी मिलते हैं, उनके मंदिर भी मिलते हैं, सब कुछ है। हम भी रिच हैं इस मामले में, उस पर हम बात करेंगे, हम छत्तीसगढ़ पे नहीं जाएंगे। आपको सिर्फ याद रखना है, कलिंगराज गए, छत्तीसगढ़ की शाखा स्थापित करी। वहां पर वो जो पूरा क्षेत्र था ना, उसे दक्षिण कौशल कहा जाता था। जो आज का छत्तीसगढ़ है ना, वो दक्षिण कौशल। इतनी बातें आपको थोड़ा सा एक माइंडसेट पे रखनी है। वापस हम त्रिपुरी पे आते हैं। तो शंकरगढ़ ने अपने भाई को वो दे दिया। उनके एक भाई प्रयाग चले गए है ना, एक भाई उनके काशी चले गए, काशी में भी कलचुरी थे। अब थोड़ा प्रयाग काशी इसलिए जरूरी है, मैं आपको आगे कुछ इंपॉर्टेंट अभिलेख बताऊंगी, 1-2 या मंदिरों के जिक्र करेंगे, तब ये प्रयाग काशी आएगा। तो आप ये नहीं सोचना वहां कैसे पहुंच गए। तो प्रयाग में कलचुरी गए, काशी में कलचुरी गए, साउथ में दक्षिण जो कर्नाटक है ना, कर्नाटक में भी कलचुरी जाकर मतलब इनके भाइयों ने राजकाज संभाला। ये हो गई इनकी बात शंकरगढ़ की। शंकरगढ़ के बारे में मुझे लगता है सबसे जरूरी यही बात थी कि उन्होंने इस तरह से राज्य को बांटा। शंकरगढ़ के बाद इनके बेटे आते हैं युवराज प्रथम। युवराज प्रथम ने कुछ ऐसी युद्ध की बात नहीं करूंगी मैं उनकी, जिस तरह से राजा भोज की इमेज है ना आपकी नजरों में, राजा भोज परमार वंश के ना, कैसे कि भाई वो युद्ध कौशल भी में भी ठीक थे, उन्हें संगीत से बहुत प्रेम था, उन्होंने कला को बहुत आगे बढ़ाया, उनके काल में कला का बहुत अच्छा विस्तार हुआ। ये जो सारी बातें हम भोज के बारे में सोचते हैं ना, वैसा ही कुछ इमेज आप युवराज प्रथम का बनाइए कलचुरी वंश में। कलचुरी वंश के युवराज प्रथम कविता पसंद थे। कैसे, जैसे आप इसमें एक बात फैक्ट के तौर पे चाहें तो नोट भी कर लेंगे, राजशेखर आपने सुना होगा। कवि राजशेखर वैसे तो नियमित तौर पे इनके दरबार में नहीं होते थे, लेकिन इनका जो प्रेम था साहित्य को लेकर, उसके कारण जो राजशेखर है वो इनके दरबार में आए। उन्होंने कर्पूर मंजरी और विद्विशाल भंजिका, ये जो दोनों उनके ग्रंथ है ना, ये ग्रंथ उन्होंने युवराज प्रथम के संरक्षण में ही लिखे थे, बाकी ग्रंथ नहीं लिखे। ये 2 ग्रंथ ही उन्होंने इनके संरक्षण में लिखे थे। युवराज प्रथम ने बहुत सारे मंदिर भी बनवाए। मैं आगे आपको सारे मंदिरों के बारे में जो जरूरी है वो बताऊंगी, है ना, तो हम वहां बात करेंगे। एक बात जो याद रखना है कि युवराज प्रथम, चूंकि मैंने परमार वंश का जिक्र किया ना अभी, तो युवराज प्रथम हारे थे और इनके टाइम पे बहुत भयंकर लूट हुई थी त्रिपुरी में। वो थे वाकपति मुंज ना, परमार राजा वाकपति मुंज ने इन्हीं के समय पे आए, त्रिपुरी पर आक्रमण किया, इन्हें हराया और जो त्रिपुरी को वो लूट लिया था। तो शायद इस कारण से मैं युवराज प्रथम बताना चाह रही थी आपको, ठीक है। तो हमने क्या देखा, कोकल प्रथम, उनके बेटे शंकरगढ़ ने बाकी जो रियासतें हैं वो कुछ जो मंडल थी वो अपने भाइयों को दे दिए। उसके बाद हमने देखा युवराज प्रथम के बारे में। युवराज प्रथम के बाद जो अगले व्यक्ति हैं जिनके बारे में बात करूंगी वो है, वैसे तो कुछ और 2-3 वंशज हैं वो आते हैं, लेकिन मैं जिनकी बात करूंगी नेक्स्ट वो है लक्ष्मीकर्ण। अच्छा, इसमें क्या कंफ्यूज नहीं होना है, इनके 3 नाम मिलते हैं हमें, अभिलेख में अलग मिलते हैं, मंदिर निर्माण में अलग मिलते हैं, और एक जनरल जो उनका नाम है वो अलग है। तो लक्ष्मीकर्ण भी वही है, कर्णराज भी वही है, और कर्णदेव भी वही है। तो कभी मैं कर्णदेव कहूं तो आप नहीं सोचेंगे किसकी बात हो रही है, तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है, लक्ष्मीकर्ण, कर्णराज और कर्णदेव। लक्ष्मीकर्ण, कर्णराज, कर्णदेव, इनके बारे में आपने, मुझे बिल्कुल भरोसा है आपने एक फैक्ट जरूर पढ़ा होगा कि इनको हिंद का नेपोलियन कहा जाता है ना। तो हिंद का नेपोलियन इन्हें क्यों कहेंगे, इसलिए इन्हें हिंद का नेपोलियन कहा जाता है, वही कि इन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े, लेकिन जो कोई भी युद्ध है वो ऐसा बोलते हैं कि वो हारे नहीं है, लेकिन कुछ युद्ध हारे थे, बट फिर भी इनको हिंद का नेपोलियन कहते थे। इन्होंने बहुत अच्छा जो है वो राज विस्तार इन्होंने किया था। लक्ष्मीकर्ण के पिता, जिनका नाम स्पेशली अब मैं लूंगी, वो इसलिए मैंने रोक के रखा था कि वो बहुत जरूरी है, उनका नाम है गांगेयदेव, ठीक है। गांगेयदेव का नाम आपको पढ़ने में जरूर आया होगा जब भी आपने कलचुरी डायनेस्टी पढ़ी होगी। तो गांगेयदेव सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मुझे लगते हैं पूरे कलचुरी में। क्यों? क्योंकि इनकी जिंदगी ना, फिर से वही वर्ड यूज करूंगी मैं, कि रोलर कोस्टर के समान थी। मतलब युद्ध भी बहुत करे, पराजय भी मिली, कुछ अच्छा भी मिला, कुछ धोखे भी मिले, इस तरह की पूरी एक सिनेमैटिक लाइफ जो है वो गांगेयदेव की रही है। तो गांगेयदेव के बारे में पहली बात, हमें पता है कि इनका जो टाइम है ना, मैं थोड़ा सा इनका टाइम भी मेंशन करूंगी गांगेयदेव का, 1019 से 1040 तक, मतलब 20 साल मान लेते हैं अपन, है ना, लगभग 20 साल ये रहे। ये आप यदि थोड़ा गौर करें,
ये समय वो है जब गजनवी आक्रमण कर रहा था, है ना। तो उस समय पे आपने विद्याधर चंदेल का नाम तो जरूर से सुना होगा कि भाई एकमात्र ऐसा शासक है जिसने गजनवी को डरा कर भगा दिया था। इस तरह की गाथाएं सुनी है ना हमने। तो वो जो विद्याधर चंदेल थे ना, जब वो कमजोर हो गए गजनवी के आक्रमण के कारण, उस समय उनकी उस मजबूरी का फायदा उठाया था गांगेय ने। गांगेय ने विद्याधर चंदेल का जो राज्य था उसका पूर्वी हिस्सा उस पर कब्जा कर लिया था। तो चंदेल जो आप चेदी, फिर अब मैं यहाँ चेदी का जिक्र करूंगी। क्यों, आप चेदी साम्राज्य पढ़ते हैं ना, तो वो कोई और नहीं है, वो कलचुरी ही है, ठीक है। तो चंदेल के बाद चेदी, और ये जो चंदेल राजा है ना, इनकी बनी नहीं है कभी कलचुरी शासकों की, तो वो दुश्मनी यहीं से शुरू है। तो गांगेय ने विद्याधर चंदेल की मजबूरी का फायदा उठाया और उनके पूर्वी राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया। अब आप खुद सोचें, जब पिता को इस तरह का धोखा मिलेगा तो बेटे तो गुस्से में आएंगे ना। तो जो विद्याधर चंदेल के वंशज हैं, जो उनके बेटे हैं, चंदेल अभिलेखों में जिक्र मिलता है उनका, कि फिर उन्होंने बदला लिया गांगेय से। तो उन्होंने गांगेय पे आक्रमण किया और गांगेय को पराजित कर दिया। अब फिर से बदले की भावना गांगेय के बेटे कैसे सहन कर लेंगे कि हमारे पिता को हरा दिया आपने। तो उनके जो बेटे हैं दो, एक तो लक्ष्मीकर्ण, अभी मैंने कहा जिनका नाम हमने अभी लिया था, है ना, नेपोलियन है जो। तो एक तो उनके बेटे हैं लक्ष्मीकर्ण या कर्णदेव, और दूसरे बेटे थे भीम, ठीक है। तो इनके दोनों पुत्रों ने फिर बदला लेने के लिए चंदेलों से, जो उनके देववर्मन, जो उनके वंशज थे ना विद्याधर के देववर्मन, उन्हें पराजित किया, ठीक है। लेकिन ये जो पूरी कश्मकश हुई ना जिंदगी में, बार बार युद्ध किया, हारे, इस तरह की, इससे बड़ा झटका लग गया गांगेय को। पहला झटका है, याद रखना, है ना। इससे बड़ा उन्हें दुख हुआ गांगेय को। जब गांगेय को ये दुख हुआ तो उनके बेटों को भी तो दुख होगा ना कि हमारे पिताजी शोक में चले गए विद्याधर चंदेल और इन सब लोगों के कारण। तो इस तरह का एक उन्हें झटका लगा। अब उन्हें दूसरा धोखा मिलता है गांगेय को। कैसे? अब ये जब मैं गांगेय की बात कर रही हूँ ना, तो ये समय भी किसका है, हमारे जो राजा भोज हैं परमार वंश के, है ना। आप इनका टाइम पीरियड थोड़ा कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो राजा भोज चाहते थे कि वो दक्षिण में अपना शासन जो है वो फैलाएं। तो दक्षिण में जाने के लिए उन्हें चाहिए थी सहायता। संधि करते थे ना राजा। अब ये जो संधि हो रही है, ये संधि हो रही है एक तो चालुक्य जो तंजावर में है राजेंद्र चोल के साथ, और दूसरा व्यक्ति है गांगेय। ये चाहते हैं हम चालुक्यों को हरा लें, ठीक है। तो ये संधि करते हैं राजा भोज इनकी सहायता लेते हैं, युद्ध भी करते हैं। लेकिन थोड़े समय के बाद राजा भोज गांगेय पर ही आक्रमण कर देते हैं। अब इस बात से आप खुद सोचिए गांगेय को कितना झटका लगेगा कि भाई इस व्यक्ति का मैंने साथ दिया, संधि की, युद्ध में लड़ा, मेरे लोग मारे गए, और आप मुझ पर ही आक्रमण कर रहे हैं। इस बात से गांगेय को झटका तो लगा ही। तो उनकी मृत्यु का एक कारण ये भी माना जाता है कि उन्हें बहुत दुख हो गया था कि राजा भोज ने उन्हें धोखा दिया। और जो उनके बेटे हैं भीम और कर्णदेव, उन्हें भी बहुत गुस्सा आया। तो फिर यहाँ पे जो गांगेय है ना, उनकी मृत्यु हो जाती है। आप ये समझे, वो शांत हो गए। लेकिन अब ये जो दोनों बेटे हैं उनके, वो दोनों बदला लेंगे उनसे, ठीक है। किससे? राजा भोज से। तो गुजरात, अपना थोड़ा दक्षिण का हिस्सा, ये थोड़ा जो उनके छत्तीसगढ़ तक ये फैले हुए थे, इन्होंने ना राजा भोज को घेर लिया चारों तरफ से, 3 तरफ से घेर लिया राजा भोज को। और आपने ये पढ़ी होगी 1055 में, 1055 में राजा भोज जो है ना, वो इसी चिंता में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। किनके कारण? भीम और कर्णदेव के कारण, है ना। भीम और कर्णदेव के कारण। ये दोनों कौन है? यही कलचुरी वंश के शासक हैं। तो इस तरह से हम कनेक्शन इनका समझ पा रहे हैं। तो गांगेय की कहानियां खत्म होती है। गांगेय के बदले की भावना अब राजा भोज तक पहुंची थी, वो भी उसी तरह की मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये बात हो गई। अब मैं वापस आपको लक्ष्मीकर्ण पे ले चलती हूँ, है ना। लक्ष्मीकर्ण, उसके बाद इनके एक बेटे का नाम आएगा, लक्ष्मीकर्ण के बेटे का नाम, जिनका नाम है यशकर्ण। यशकर्ण ने बहुत खास कुछ नहीं किया। मैंने कहा ना, जब उत्पत्ति या विकास करने वाले राजा का नाम आता है तो पतन करवाने वाले का नाम भी जरूर लेना चाहिए। तो यशकर्ण के साथ आप सोचें, उन्हें ऐसा कुछ लगता था कि मेरे दादा, मतलब गांगेय उनके दादा थे, लक्ष्मीकर्ण उनके पिता थे। उन्हें लगता था मैं भी मेरे दादा और पिता के समान बहुत सारे राज्य जीतूं, साम्राज्य विस्तार करूं। लेकिन उस समय की परिस्थितियां उतनी अच्छी नहीं थी, है ना, विषम परिस्थितियां थी, उतना सही नहीं था उनके लिए। लेकिन फिर भी उन्होंने बड़ा सोच समझ के काम नहीं किया और राज्य विस्तार की तरफ ध्यान दिया। जिसका परिणाम ये हुआ कि जो कलचुरी वंश है वो पतन की ओर जाने लगा धीरे धीरे, ठीक है। तो यशकर्ण के समय से जो कलचुरी वंश जो थोड़ा पतन की तरफ जाता गया, उसे फिर संभाल नहीं पाया कोई। त्रिपुरी शाखा की बात कर रही हूँ बस मैं, ठीक है। तो इसलिए यशकर्ण का नाम आप याद रखेंगे।
इसके बाद इनके वंश में आगे जिनका नाम ले रही हूँ मैं वो है गयाकर्ण। गयाकर्ण स्वयं उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इनकी जो पत्नी थी अल्हना देवी, अल्हना देवी ही वो हैं जिन्होंने भेड़ाघाट के पास एक बैजनाथ मंदिर है, वो मंदिर आज भी है ना, उसका पुनर्निर्माण करवाने का श्रेय किसे जाता है? अल्हना देवी को। वो किसकी पत्नी है? गयाकर्ण की। गयाकर्ण किस वंश के? कलचुरी वंश के। इस हिसाब से ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। गयाकर्ण के बाद उनके बेटे आते हैं जयसिंह। जयसिंह के बाद अंतिम शासक 1200 एडी में त्रिपुरी शाखा के हैं विजय सिंह। तो जो पूरी शाखा मैंने आपको त्रिपुरी शाखा बताई है, ये शाखा प्रारंभ कहाँ से हुई है? कोकल प्रथम से। ठीक है, कोकल प्रथम थे पहले, और अंतिम राजा कौन है? विजय सिंह। ये पूरी कहानी 845 से और 1200 एडी तक है। ये उनके वंशज की बात हो गई। यहाँ तक हमारा तीसरा फेज कंप्लीट हो गया है ना। पहला हमने देखा कि एंशियंट में कैसे थे वो, है ना, माहिष्मती बसाया था, सहस्त्र अर्जुन कीर्तिवीर्य। दूसरा फेज देखा हमने जब कृष्णराज थे और वहां पे बौद्ध राज हार गया था, वो दूसरा फेज था। तीसरा फेज हम समझ गए कि कलचुरी की शाखा में कौन कौन से जरूरी राजा थे और उनसे जरूरी कुछ जो बातें थी वो मैंने आपको बताई। हाँ, गांगेय की एक बात मैं मिस कर गई, उसको आप जरूर सुने, बड़ी इंटरेस्टिंग भी है और एज अ फैक्ट भी जरूरी है कि गांगेय, जैसे मैंने कहा ना कृष्णराज थे, या उन्होंने भी सबने क्या किया था, अपने सिक्के चलवाए। सिक्के का बड़ा चलन था भाई कलचुरी वंश में। तो गांगेय एकमात्र ऐसा शासक है जो पूरे कलचुरी वंश में जिसने सिक्कों पर अपना नाम लिखवाया है। अच्छा, कुछ लोगों को याद आ गया होगा भाई ये फैक्ट तो मैंने पढ़ा है कहीं, है ना, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो नाम है वो आखिर क्या लिखा हुआ था, उस सिक्के पे था क्या ऐसा। तो जो उनका सिक्का है ना, सोने का सिक्का था गांगेय का, उसमें एक तरफ गजलक्ष्मी बनी हुई है ना। लक्ष्मी ही क्यों, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगी आपको कि लक्ष्मी ही क्यों बनी होती थी। तो गजलक्ष्मी बनी है, दूसरी तरफ लिखा हुआ है श्रीमद गांगेय। तो आपको इससे ये बात याद रहेगी कि गांगेय ही एकमात्र ऐसा शासक है कलचुरी वंश में जिसने सिक्कों पर अपना नाम लिखाया, और कैसे लिखवाया है? श्रीमद गांगेय। ठीक है, तो यहां तक मुझे लगता है कि वंशजों के लिए जरूरी बातें पूरी होती हैं। अब आगे जो किसी भी वंश के बारे में जरूरी होता है वो उनके समय के अभिलेख होते हैं, या उन्होंने जो भी बिल्डिंग्स बनवाई है, या उन्होंने महल बनवाए हैं, या दुर्ग बनवाए हैं, ये सब कुछ जरूरी होता है आगे हमारा एज अ फैक्ट भी और उस वंश को समझने भी। इसको शुरू करने से पहले मैं एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको सुन के बड़ा अजीब लगेगा कि ये जो कलचुरी वंश है ना, इसका कोई दुर्ग नहीं मिलता है। आपको पता है, मतलब आप कहीं भी पढ़ेंगे, मैंने भी काफी कुछ ढूंढा, लेकिन इनका कोई भी दुर्ग, कोई भी ऐसा बहुत ऐसा महल, किला या इस तरह की रचना, आपको त्रिपुरी शाखा की बात कर रही हूं मैं, वो आपको नहीं मिलती है। इसके लिए आज तक एएसआई जो है वो काम कर रही है। एएसआई जानते हैं ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अभी लेटेस्ट न्यूज है एक कि मई 2021, अभी जो मई 2021 लास्ट ईयर मई में इन्होंने जो क्षेत्र है ना, त्रिपुरी वाला क्षेत्र है, यहाँ पर पूरा 18 एकड़ का क्षेत्र चिन्हित किया है। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है, कुछ ईंट मिली है, ब्रिक्स मिली हैं कि यहाँ पे शायद किला हो सकता है। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि इतना बड़ा वंश जो इतने हजारों सालों तक राज करता है और काफी कुछ अप एंड डाउन देखता है, लेकिन उसके बाद भी उनके द्वारा बसाया गया कोई शहर, उसका कोई अवशेष नहीं है। उनके द्वारा बसाया गया किसी किले का अवशेष नहीं है, किसी गढ़ी का अवशेष नहीं। सिर्फ एक गढ़ी है बिलहरी की, वो मैं बताऊंगी आगे आपको। और बाकी सिक्के मिले हैं, इनके अभिलेख मिले हैं, और इनके द्वारा बनाए गए मंदिर सबसे इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि चंदेलों के समकालीन है ना। तो परमार हो चाहे चंदेल हो चाहे कलचुरी, इन्होंने मंदिरों का निर्माण अच्छे से कराया है। तो वो एक जो सेक्टर है ना, वो अपन अभी डिस्कस करेंगे। ये बात आपको मैंने बता दी, किला वगैरह इनका नहीं मिला है। अब मैं वापस लौटती हूँ, है ना। अब हम सिक्कों की तरफ आ गए। सिक्के उनके चांदी से शुरू हुए हैं, तांबे के सिक्के भी मिले हैं, इनके सोने के मिले हैं। इस पूरे में दो बातें जरूरी थी। एक तो मैंने आपको बताया था कि रूपक नाम के चांदी के सिक्के जो कृष्णराज के थे ये। दूसरी बात, गांगेय ने सिक्के चलाए, एक तरफ गजलक्ष्मी होती थी और एक तरफ कौन, उनका खुद का नाम था। ये दो बातें जरूरी हैं। अब हम चलते हैं अभिलेख पर। आपने राखलदास बनर्जी का नाम सुना होगा ना, एक बार यस कर दें। सबने सुना है आरडी राखलदास बनर्जी, जिन्होंने एक्सकेवेशन किया था, बहुत जगह एक्सकेवेशन कर चुके हैं, है ना। तो जो राखलदास बनर्जी हैं, उन्हें श्रेय जाता है सबसे ज्यादा त्रिपुरी शाखा के बारे में सबसे ज्यादा खोज करता। आप मतलब कहीं भी पढ़ेंगे ना, कभी एग्जाम में भी आपको आ जाए कि कल्चर से संबंधित ये चीज किसने खोजी, तो शायद आप मोर और लेस थोड़ा सा एक उसको तुक्का नहीं कहूंगी मैं, लेकिन एक लॉजिकल तुक्का लगा सकते हैं, राखलदास बनर्जी का नाम जरूर आता है।
तो उनका नाम आप याद रखेंगे, राखल दास बनर्जी का। और ये एक इनका नाम हो गया। एक और इतिहासकार का नाम थोड़ा सा आप याद रखेंगे, वो वीवी मिराशी हैं। अच्छा, वीवी मिराशी का नाम याद रखेंगे, क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बोला ना कि हय वंश था, ठीक है, हय वंश ही कलचुरी बन गया। तो आपके मन में प्रश्न आ सकता है ना कि ये कैसे प्रूफ होता है भाई कि ये हय ही कलचुरी हैं। तो इन दोनों के बीच में जिन्होंने लिंक बिठाया है, जिन्होंने ये बताया है कि नहीं ये हय वंश जो है ये ही जो है वो कलचुरी है, ये बात वीवी मिराशी के द्वारा बताई गई है। ये आप दूसरे एक हमारे इतिहासकार है उनका नाम याद रखेंगे। तीसरा और नाम आप डॉक्टर मजूमदार का याद रखेंगे, बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन है ये। तो मजूमदार आपने पढ़े भी होंगे कई बार। तो ये जो गांगे देव की मैं बात कर रही थी ना, गांगे देव के बारे में डॉक्टर मजूमदार ने भी ये बात बताई है कि जो भोज के साथ उनका रिश्ता है, ये जो रिश्ता है ना कि भोज ने उन्हें धोखा दिया और ये सब बातें हैं, इसके ऊपर जो एक सील लगाई है वो किसने लगाई है? डॉक्टर मजूमदार ने लगाई है। और इन्होंने वो बोला है कि जिस तरह से मिहिर भोज का नाम आपने सुना होगा ना, कि मिहिर भोज जो थे उन्होंने बिल्कुल किसी भी तरह के उस समय की यूनानी शासक या किसी भी बाहर के व्यक्ति को आने नहीं दिया था भारत में, ठीक वही काम गांगे देव ने कुछ हद तक किया था। ये बात डॉक्टर मजूमदार ने बताई थी। 3 इतिहासकारों के या आर्कियोलॉजिस्ट बोल सकते हैं, उनके नाम आप थोड़ा दिमाग में रखेंगे। अब मैं थोड़ा अभिलेख पे चलती हुई ना, तो राखल दास बनर्जी ने लगभग 100 साल हो गए उनको सब करे हुए। राखल दास बनर्जी ने 33 राखल दास बनर्जी ने 33 शिलालेख खोजे हैं। त्रिपुरी शाखा के 33 शिलालेख टोटल मिले हैं। वो आपको जो अपना पूरा पूर्वी हिस्सा है ना मध्य प्रदेश का, वहां मिले हैं प्लस प्रयाग में मिले हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वहां भी थे ये। प्रयाग से मिले हैं, काशी से मिले हैं, कुछ हिस्सा आपको दक्षिण से भी मिलता है। टोटल 33 आपको यहाँ पे अभिलेख मिलते हैं। अब सारे 33 अभिलेख तो कुछ जरूरी भी नहीं है, उतना लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। मैं कुछ 5 ऑलमोस्ट 4 या 5 बताती हूँ आपको, जो शायद आपको कभी बुक्स में ना मिले हों, वो आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। इसमें आप पहला अभिलेख याद रखेंगे, प्यावा का अभिलेख। इसे पियावा भी कहते हैं या प्यावा कहते हैं ना। अब ये नाम सुन के लगता है पता नहीं किस जगह से ये मिला होगा, लेकिन जो प्यावा का अभिलेख है, ये प्यावा का अभिलेख मिला है रीवा के पास से, और ये बनवाया था गांगे देव ने। ये क्यों बनवाया था? गांगे देव युद्ध प्रिय था, ये बात मैंने आपसे कही थी, है ना। तो गांगे देव ने उड़ीसा तक अपना शासन किया था। ऐसा राजा था ये कलचुरियों में जिसने समुद्र तट तक शासन किया, और इसने बंगाल को भी जीता, और स्वयं को इसने विक्रमादित्य की उपाधि दी, है ना। वैसे विक्रमादित्य आप 1 2 3 सुनते हैं हमारे यहाँ पे इतिहास में, लेकिन इनका याद इन्होंने भी उपाधि रखी है। क्यों रखी है? बंगाल विजय और उड़ीसा विजय के लिए। तो ये जो मैंने आपको बताया प्यावा अभिलेख जो है, जो रीवा के पास से मिला है, वो गांगे देव के द्वारा बनवाया गया है, और यहाँ से हमें इनकी इन विजयों के बारे में पता चलता है, ठीक है। प्यावा अभिलेख के बाद दूसरा अभिलेख है आपका रीवा का अभिलेख। तो रीवा का अभिलेख रीवा में ही है, मेनली तो रीवा में ही है। इस अभिलेख में हमें ये पता चलता है कि जो राजा कर्णदेव थे, लक्ष्मी कर्ण, कर्णराज, कर्णदेव, एक ही बात है, मैं कर्णदेव कहूंगी। तो जो कर्णदेव थे, इनके सामंत थे जिनका नाम वुपुल था, है ना। तो वुपुल ने एक मंदिर बनवाया है जिसे हम बोलेंगे वुपुलेश्वर का मंदिर। तो ये बात की जानकारी हमें रीवा शिलालेख से मिलती है, ठीक है। तो प्यावा का अभिलेख हो गया और रीवा का अभिलेख हो गया। तीसरे नंबर पे आता है थर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट, बिलहरी का अभिलेख। सबसे पहले देखते हैं लोकेशन। बिलहरी आपको कटनी से लगभग 15 किलोमीटर दूर मिलता है, या 9 मील कह सकते हैं उसको, 15 किलोमीटर दूर है, ठीक है। बिलहरी में जो आपको आगे मैं मंदिर बताऊंगी, कुछ उसके इंपॉर्टेंट बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। नौलेश्वर मंदिर, आपने नौहटा सुना होगा शायद। वहां का जो मंदिर है ना, वो मंदिर निर्माण हुआ है, किसने कराया है, इस बात की जानकारी आपको बिलहरी के अभिलेख से मिलती है कि एक नौला देवी है, नौला देवी ने नौलेश्वर का मंदिर बनवाया है, इस बात की जानकारी देता है। दूसरा, इस अभिलेख से हमें पता चलता है कि वहां पर एक जलाशय हुआ करता था, अभी भी है शायद वो, लेकिन स्थिति अच्छी नहीं है उसकी। तो वो जलाशय लक्ष्मी कर्ण ने बनवाया था, जो इसी वंश के थे ना। अभी ये कर्णदेव बोला था मैंने आपसे, तो लक्ष्मी कर्ण ने वहां पर एक जलाशय बनवाया है, वो जलाशय है वहां पर, इसकी जानकारी आपको बिलहरी अभिलेख से मिलती है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग कि युवराज द्वितीय जो वंशज है, युवराज द्वितीय ने भी वहां पर एक मठ का निर्माण करवाया था, इस बात की जानकारी भी हमें बिलहरी अभिलेख से मिलती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट अभिलेख है कलचुरी के लिए, त्रिपुरी शाखा के। अगला अभिलेख है आपका भेड़ाघाट का अभिलेख। भेड़ाघाट का अभिलेख भेड़ाघाट में स्थित है। यहां से हमें पता चलता है
कि जो राजा कर्णदेव थे, राजा कर्णदेव ने अपने कुछ सामंतों को और कुछ सैनिकों को कैसे एक बौद्ध मठ का निर्माण के लिए भेजा था। अब थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि कलचुरी शासक मुख्यतः शैव धर्म को मानने वाले थे, जो शैव संप्रदाय को मानते, शिव की बहुत पूजा करते थे, है ना, शक्ति की पूजा करते थे, शिव की पूजा करते थे। इससे रिलेटेड बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, भी हम जब मंदिर डिस्कस करेंगे ना उसमें आएगी, आप सुनिएगा। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हिंदू धर्म को मानते थे, जो उनके वंशज है ना, आगे कुछ वंशजों ने जैन धर्म को भी अपनाया, कुछ ने बौद्ध धर्म को भी अपनाया। इस बात की जानकारी हमें मिलती है। एक मैं बात करूंगी, एमपी में नहीं मिला है, वो बनारस ताम्रबिली की, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी आपको बताया कि लक्ष्मीकर्ण के पिता है जो गंगे देव। तो आप सबको पता होगा ना कि प्रयाग है, ये जो अपना बनारस है, ये बड़े ऐसे जाना जाता है कि हिंदू धर्म में जिसका देहांत हो जाए उसका अंतिम संस्कार यदि वहां पर होता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा सुना होगा ना आप लोगों ने, या श्राद्ध करने जाते हैं लोग वहां पर, है ना, प्रयाग में जाते हैं। यस, तो इसी तरह का कुछ एक्टिविटी हमें लक्ष्मीकर्ण के द्वारा देखने मिलती है। लक्ष्मीकर्ण वहां गए और उन्होंने अपने पिता की श्राद्ध पर, पिता मतलब गांगे देव, अपने पिता की श्राद्ध पर वहां पर एक ब्राह्मण को सूसी नामक ग्राम दिया। विश्वरूप नाम के ब्राह्मण थे, उन्होंने वहां पर उन्हें सूसी नामक ग्राम दान में दिया था। इस बात की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? बनारस के ताम्र अभिलेख से। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 4-5 अभिलेख थे। ये जो अभिलेख है ये मैंने आपको बता दिए, इससे मोर और लेस आपको एक इमेज बन गया होगा कि कहाँ कहाँ तक इनका विस्तार है। बाकी बहुत सारे अभिलेख हैं, मैंने कहा आपसे 33 अभिलेख हैं, तो सारे 33 की लिस्ट तो अभी नहीं हो पाएगी पॉसिबल, बट ये इंपॉर्टेंट थे जो शायद बुक्स में नहीं थे। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर की तरफ चलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा कि कुछ आपको पता थी बातें, उनमें भी कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी कि ये यार ये तो हम बहुत नया है हमारे लिए। तो जब मैं मंदिरों का भी जिक्र करने वाली हूँ इनके द्वारा बनाए गए, इसके पहले आप बस छोटी सी लिंक समझें। कैसे लिंक समझें कि जब हम कलचुरी की बात करें ना, त्रिपुरी शाखा के कलचुरी की, ये त्रिपुरी शाखा के कलचुरी किनके समकालीन है? चंदेलों के। अच्छा, चंदेल फेमस है, खजुराहो बनवाया उन्होंने, इतना तो सबको याद है। खजुराहो में किस तरह की स्थापत्य कला है भाई, कि विश्व विरासत है वो हमारी। तो एक हो गया आपके चंदेल, दूसरे हो गए आपके परमार। आप राजा भोज को तो जानते हैं, उन्होंने भोजपुर का मंदिर बनवाया है। आप खुद सोचें, जब हमारे समकालिक राजा जो कलचुरी थे, उनके समकालिक राजा इतना अच्छा स्थापत्य का कार्य कर रहे हैं, तो कलचुरी कैसे पीछे रह सकते थे? वो बिल्कुल नहीं रहे पीछे। उन्होंने भी अपने स्तर पे बहुत सुंदर मंदिर बनवाए, और कहीं कहीं तो उन्होंने ना चंदेल, परमार और सारे कलचुरी और स्थापत्य कला को ऐसा मिक्स किया है कि मैं पढ़ रही थी एक जगह कि एएसआई भी कंफ्यूज हो गया कि यदि हम बहुत ज्यादा डिटेलिंग ना देखें तो समझ नहीं सकते कि ये किस वंश ने बनवाया मंदिर। उस मंदिर का जिक्र करेंगे अपन आगे, ठीक है। तो मंदिर शुरू करते हैं। सबसे पहला मंदिर है 64 योगिनी मंदिर। ये तो सुन के बहुत फैमिलियर लगता है। 64 योगिनी के बारे में बड़ा कंफ्यूजन है कि कहाँ पर है, कितने मंदिर हैं 64 योगिनी के। ये समझने से पहले आप पहले समझिए ये है क्या 64 योगिनी, है ना। 64 योगिनी कोई मंदिर नहीं होता, है ना। 64 योगिनी एक कल्ट है। कल्ट समझते हैं, कोई संप्रदाय होता है। जो लोग शिव को पूजते हैं उन्हीं की एक शाखा शक्ति को पूजती है, जो काली की पूजन करती है। काली की पूजन करती है, ज्यादातर काली क्या करती हैं? राक्षसों को मारती हैं, या जो तंत्र मंत्र विद्या होती है ना, तंत्र मंत्र विद्या में जो लोग होते हैं वो पूजन करते हैं, काली के अनुष्ठान करते हैं। तो ये जो कल्ट था, ये बिल्कुल ये जो 900 से लेके 1200 और 1400 तक का टाइम है ना, यहाँ पे आपको जितने भी ये मिलेंगे 64 योगिनी इसी समय के मिलेंगे, क्योंकि उस समय ये संप्रदाय, ये जो कल्ट है 64 योगिनी वाला, महामाया एक वर्ड आप समझ सकते हैं, 64 योगिनी / महामाया कल्ट, ये बहुत ज्यादा प्रचलन में था। कलचुरी राजा इससे बहुत ज्यादा प्रभावित थे, ये आपको देखने मिलेगा, ठीक है। पहली बात मुझे लगता है आपको समझ में आया कि 64 योगिनी है क्या, ठीक है। योगिनी क्या है? योगिनी, मातृका या महामाया, ये तीनों बातें एक ही है, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। दूसरी बात कि ये कितने हैं, अब ऑफिशियली आप देखेंगे जो रिकॉर्डेड हैं वो टोटल 4 हैं, बाकी तो फिर प्रतिरूप प्रतिलिपियां बनी हैं, लेकिन प्रमुख जो तंत्र मंत्र वाले 4 64 योगिनी भारत में मिलते हैं। 2 आपको उड़ीसा में मिलते हैं, 2 मध्य प्रदेश में मिलते हैं। एक मुरैना का है और एक जो हम जबलपुर की बात करने वाले हैं। ये आपका दूसरा डाउट क्लियर हुआ होगा।
तीसरी बात ये है कि ये 64 क्यों है भाई, ये ज्यादा क्यों नहीं हो सकती, ये कम क्यों नहीं हो सकते। 64 योगिनी हर जगह, जो जबलपुर के अलावा बाकी 3 64 योगिनी हैं, वहां पर 64 योगिनियां ही हैं। योगिनियां मतलब फीमेल्स है ना, जो मातृकाएं हैं, मातृत्व का जो प्रदर्शन करती हैं, एंगर दिखाती हैं, खुशी दिखाती हैं, सौम्यता दिखाती हैं, या जो घर के कामकाज करते हुए दिखाया गया है, ये जो पूरी है 64 योगिनियां होती है। जैसे हम गणेश जी को पूछते हैं, गणेश का फीमेल वर्जन गणेशनी, वो भी 64 योगिनी का हिस्सा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऐसे कार्तिकेय है, उनका फीमेल वर्जन भी 64 योगिनी में आता है। तो जितने भी देवता हैं प्रमुख, उनका फीमेल वर्जन 64 योगिनी में आता है। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई होगी, है ना। तो जब ये मंदिर बनते थे तो मैंने कहा ना, बाकी 3 में तो 64 योगिनियां हैं, लेकिन जो जबलपुर में है, जबलपुर में वो है 81। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। कितनी योगिनियां हैं? 81। तो जबलपुर में जो 64 योगिनी है वो 81 हैं। ये बात लिखी हुई है कि जब कोई राजा अपने पर्सनल यूज के लिए, जब उसका पूरा राज परिवार जाके वहां पे तंत्र मंत्र या पूजा करना चाहता है, तब 81 योगिनियां बनाई जाती थी। लेकिन जब सामान्य जन के लिए मंदिर बनता था, तब 64 योगिनियां बनाई जाती थी। इससे आपको क्लियर हो रहा होगा कि जबलपुर के जो मंदिर है उसमें 64 योगिनियां क्यों है ना। क्योंकि 64 योगिनियां बट 81 है। क्यों? क्योंकि वो एक अपने राजमहल के लोगों के लिए था। मैं फटाक से बताती हूँ वो कैसा स्थित है। थोड़ा सा आप इमेजिनेशन करना, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि एक पर्वत है, एक जो होता है ना पर्वत, उस पे बना हुआ है 64 योगिनी मंदिर। लेकिन इसकी पहली खासियत कि जो पर्वत का शिखर है वो सपाट है, उसे सपाट किया नहीं गया है ना। और ये बिल्कुल ऑफिशियल डेटा मैं आपको ASI की तरफ से बता रही हूँ कि जो उसका पहाड़ है ना, उसका जो शिखर है ना, वो चपटा ही था, वो कभी इस तरह से नहीं था, चपटा था। पहली बात। दूसरी बात, अभी वर्तमान में वहां आपको नर्मदा नदी दिखती है। पहले वहां पर बाण गंगा, जिसे हम सरस्वती कहते हैं, उन दोनों का संगम था। वो दोनों नदियां थी, अब तो वो विलुप्त हो गई। तो वो जो पहाड़ था ना, उसके चारों तरफ जब नदी आती थी, दोनों तरफ से 2 नदियां आती थी, तो वो पहाड़ कुछ इस तरह से कट गया है। तो ये जो मैं आपको शेप बना के बता रही हूँ ना, इस तरह से, इसी कारण 64 योगिनी मंदिर को गोल की मठ कहा जाता है। गोल की मठ, ठीक है। कुछ ऐसे आप इमेजिन करें कि एक प्रांगण है जो सर्कुलर है। हमें मालूम है कि यदि कोई भी कमरा चौकोर है तो आप उसमें उतनी मूर्तियां आजू बाजू नहीं रख सकते जितना आप एक सर्कुलर में ज्यादा मूर्तियां स्थापित कर सकते हैं। तभी जितने भी 64 योगिनी ना, वो गोल हैं। हम कहते हैं ना, हमारे संसद भवन प्रेरित है 64 योगिनी से। उसका बड़ा साधारण कारण है कि जब आप परिधि रखते हैं ना, आप स्क्वायर नहीं रखते हैं, तो आप ज्यादा मूर्तियों को स्थापित कर सकते हैं। तो आपको इमेजिन करना है कि चारों तरफ 64 योगिनियां स्थापित हैं और बीच में एक महादेव का मंदिर है। इसकी खासियत नंबर 1 ये है कि वहां पर भगवान शिवलिंग के रूप में नहीं है। तो मैक्सिमम शंकर जी को शिवलिंग के रूप में दिखाया जाता है। तो नंदी है, नंदी के ऊपर शंकर जी बैठे हैं, पार्वती बैठी है, नीचे गणेश जी है, वो नृत्य मुद्रा में है, सारे देवता नाच रहे हैं। तो वहां पर जो स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है कि वो शिव की बारात जा रही है, इसलिए उस बारात का दृश्य है। तो ऐसा दृश्य कहीं और देखने नहीं मिलता है। तो ये पहली खासियत है। दूसरी खासियत क्या है कि ये पूरा मंदिर जो है ना, ये बना कलचुरी शासकों के द्वारा है। लेकिन इसकी जो छतरी है, वर्तमान में आप देखने जाएंगे, छतरी गोंड शासकों ने रखी है। ये थोड़ा डिफरेंट है। तो आपसे पूछ सकते हैं कभी एग्जाम में कि भाई वो जो कलचुरी का मंदिर है या 64 योगिनी मंदिर है, उसकी छतरी का निर्माण किसने कराया है? तो वो जो डोम है उसका निर्माण करवाया है गोंड शासकों ने। तो ये बात होगी हमारी 64 योगिनी मंदिर की। इसके बारे में इतनी बातें। अब हम दूसरे मंदिर पे चलते हैं। दूसरा मंदिर है विरासनी देवी का मंदिर। आपने संजय गांधी थर्मल प्लांट तो सुना होगा ना। संजय गांधी थर्मल प्लांट आपको कहाँ पड़ता है? उमरिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जोहिला नदी के तट पर पड़ता है। ये बात मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग जानते होंगे। तो वहां पर वीरसिंहपुर एक छोटा जो स्टेशन है मेन, आप जब जाते हैं वहां पे, उमरिया डिस्ट्रिक्ट में वीरसिंहपुर स्टेशन पड़ता है। वहां पर एक शक्तिपीठ है विरासनी देवी। तो ये जो कलचुरी हैं, वैसे तो ये शिव को पूजते थे, लेकिन उनकी कुलदेवी कौन है? उनकी कुलदेवी विरासनी देवी है। तो ये मंदिर स्पेसिफिक इसीलिए मैंने आपको बताया कि कलचुरी शासकों की जो कुलदेवी है वो विरासनी देवी है। और ये कहाँ पर स्थित है? आपके उमरिया डिस्ट्रिक्ट में वीरसिंहपुर उतरेंगे आप स्टेशन पे, और वहां से जोहिला नदी के तट पे कुछ दूरी पे आपको ये मंदिर मिलेगा। ये प्रमुख दूसरा इनके द्वारा बनवाया गया मंदिर है, कलचुरियों के द्वारा। तीसरा हम मंदिर चलते हैं, थोड़ा सा दमोह चलते हैं ना। अब यहाँ घूम लिया हमने, वीरसिंहपुर घूम लिया है ना। अब हम दमोह जा रहे हैं, जबलपुर, यहाँ से त्रिपुरी जबलपुर से। जब हम दमोह जाते हैं तो दमोह में नोहटा तहसील में आपको नोहलेश्वर का मंदिर मिलता है। जो नोहलेश्वर मंदिर है, नोहलेश्वर मंदिर की
खासियत मैं आपको क्यों बता रही हूँ। पहले तो नौला देवी ने बनवाया, मैंने अभी आपसे जिक्र किया था ना कि गया कर्ण की वो जो बिलहरी अभिलेख उसमें लिखा है कि नौला देवी ने मंदिर बनवाया है, वो मंदिर यहाँ पर स्थित है। तो नौलेश्वर मंदिर की एक खासियत है जिस कारण मैं आपको ये डिस्कस कर रही हूँ, वो ये है कि इसी मंदिर को देखकर ASI भी, मतलब जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम गई थी, वो भी अचंभित थी कि आखिर ये मंदिर चंदेलों ने बनवाया है, ये परमारों ने बनवाया है, या फिर इसे कलचुरियों ने बनवाया है, क्योंकि इसमें इतना इंट्रिकेट है इन लोगों का जो स्थापत्य कला है कि उन्हें भी नहीं क्लियरली समझ में आ रहा था एक नजर में। इसलिए ये मंदिर थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, नौलेश्वर मंदिर, नौहटा तहसील, दमोह में। दमोह से अब एक और मंदिर है इंपॉर्टेंट जिसकी तरफ हम चलते हैं, तो थोड़ा इसी एरिया में जाएंगे। हम जाएंगे कहाँ पर, सोहागपुर। शहडोल डिस्ट्रिक्ट में सोहागपुर पड़ता है, वहां पर एक विराटेश्वर मंदिर है। इसके नाम पे थोड़ा ध्यान देना है ना, अभी थोड़ा सा ना 2 मिनट में मैं इसके नाम पे भी एक बात बताऊंगी आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग। तो जो विराटेश्वर मंदिर है, ये मंदिर बनवाया किसने? ये लक्ष्मीकर्ण ने बनवाया। लक्ष्मीकर्ण ने, अच्छा इस मंदिर की खासियत बस इसलिए है, हमने अभी पढ़ा गोलकी मठ, यस, कहाँ पर, जो 64 योगिनी है। तो वहां पर जिस भी आचार्य ने, मुझे नाम तो उनका नहीं मिल पाया, मैंने काफी सर्च किया, लेकिन एक आचार्य रहे होंगे जिन्होंने गोलकी मठ की प्राण प्रतिष्ठा की होगी। तो प्राण प्रतिष्ठा करने वाले आचार्य को एक उपहार देना चाहते थे कलचुरी शासक, ठीक है। तो बड़ा उनको आइडिया आया कि हम एक मंदिर बनवा देते हैं आचार्य जी के लिए। तो विराटेश्वर मंदिर बनवाया क्यों गया है? जिस आचार्य ने गोलकी मठ बनवाया, उन्हें उपहार देने के लिए विराटेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ। विराटेश्वर मंदिर कहाँ? शहडोल के पास सोहागपुर में है, ठीक है। पहली बात इंटरेस्टिंग। दूसरी बात इसमें ये इंपॉर्टेंट है या इंटरेस्टिंग बात है कि आप मंदिर निर्माण देखेंगे तो मंदिर में एक मंडप होता है जहाँ पे जनता, मतलब जो सामान्य भक्तजन है वो खड़े होते हैं, एक गर्भगृह होता है। तो मंडप के ऊपर शिखर होते हैं ना, आप सबने मंदिर देखे होंगे, तो शिखर दोनों जगह होता है अपने यहाँ पे। हिंदू मंदिरों में मंडप पे भी शिखर होता है और पीछे उस पे भी शिखर होता है, जो गर्भगृह है। लेकिन इस मंदिर में, विराटेश्वर मंदिर में, आपको शिखर नहीं मिलेगा। जो उसका फ्रंट एरिया है ना, जो मंडप है, वहां शिखर नहीं है। दूसरी इंटरेस्टिंग बात थी। उससे भी बड़ी बात, आप कलचुरी शासकों का मंदिर बनाने की तरीका देखेंगे तो देखेंगे वो बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाते हैं। 64 योगिनी में भी ना बिल्कुल आपका जो 5.5-6 फीट का व्यक्ति रहता है ना, उतने कद की मूर्तियां बनी हुई हैं। लेकिन इस मंदिर में शिवलिंग है वो बहुत छोटा है। नाम देखिए ना, विराटेश्वर मंदिर, ऐसा लगेगा कि अंदर कोई बहुत बड़ी मूर्ति रखी है, लेकिन जब आप अंदर जाएंगे ना तो छोटे से शिवलिंग है। ये बड़ा आश्चर्यचकित करने वाली बात थी। तो इसमें ऐसा, जो स्थानीय लोग हैं कहते हैं, या ऐसा सबको पढ़ने में आया कि ये जिस आचार्य के लिए मंदिर बनवाया गया था, ये उनकी इच्छा थी कि विराटेश्वर मंदिर में मंदिर विराट रहे, कि शिवलिंग छोटा रहे। उसका कारण क्या है? उन्होंने एक फिलॉसफी दी है, आप इंटरेस्टेड हो तो उसको रखें, अदरवाइज सुन लें बस, कि जिस तरह हमारा शरीर है ना, शरीर विराट है, लेकिन उसमें आत्मा एक छोटी सी बिंदु के रूप में, एक ज्योति के रूप में होती है ना, ठीक उसी कुछ कॉन्सेप्ट पे ये मंदिर बनाया गया कि विराट मंदिर है, लेकिन उसमें शिवलिंग जो आत्मा है उस मंदिर की वो बहुत छोटी है। ये विराटेश्वर मंदिर की बात हो गई। इसके बाद हम अगला मंदिर जो मैं आपसे डिस्कस कर सकती हूँ वो हम चलते हैं। कोई सवाल, कुछ कोई कहना चाहता है क्या? चलिए ठीक है, अभी कोई क्वेश्चन अच्छा है मुझे, आप क्वेश्चन नहीं भी पूछेंगे तो चलेगा, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि बिना आपके किसी प्रश्न के भी सारी बातें कवर होती चले। अब विराटेश्वर मंदिर के बाद अब अपन थोड़ा ना इधर चलते हैं, कहाँ पे? बांधवगढ़ का नेशनल पार्क, सबने सुना होगा, एक बार यस कह दीजिए। बांधवगढ़ नेशनल पार्क सबको पता है भाई, आप जितने लोग देख रहे हैं, यस, ठीक है। अब जो मैं बांधवगढ़ की जो बात कर रही हूँ, आपने यस तो नहीं लिखा है, लेकिन मैं समझ गई कि आपको पता होगा कि आपको बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क के बारे में हमने एक फैक्ट पढ़ा होगा, अच्छा क्या, कि वहां पर एक लेटे हुए विष्णु है ना। तो इनके बारे में एक अपन इंटरेस्टिंग बात हम आपको बताते हैं। देखिए, बांधवगढ़ में एक विष्णु है जो शेष शैया पर लेटे हैं, मतलब नाग है, जो शेष नाग है उन पर वो लेटे हैं। लगभग 35 फुट लंबे हैं, है ना। कितने फुट लंबे हैं वो? जो विष्णु की मूर्ति है वो 35 फुट है, लेटी हुई है। ये मोनोलिथिक है। अच्छा, मोनोलिथिक का मतलब होगा कि पूरी कार्विंग, मतलब वो पूरी मूर्ति एक ही पत्थर को काटकर और उकेर कर बनाई गई है। ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। 35 फुट है वो, और वो मोनोलिथिक है। दूसरी इंटरेस्टिंग बात कि ये एक त्रिमूर्ति को दर्शाने वाला आपको एस्पेक्ट दिखेगा। यहाँ पर आपको शिव भी मिलेंगे, विष्णु मिलेंगे, ब्रह्मा मिलेंगे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। महेश जो 3 त्रिमूर्ति होती है ना, तीनों को दिखाते हैं। लेकिन विष्णु लेटे हुए हैं, उनके एक तरफ छोटा सा शिवलिंग बना हुआ है, एक हिस्सा दिखाता है। ब्रह्मा जी की मूर्ति कहाँ गई?
ये बड़ा वहां पे आप सुनिए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, सुन के बड़ा नया लगेगा कि जो भगवान विष्णु है ना, उनके सिरहाने विष्णु हैं और एक तरफ ब्रह्मा की मूर्ति थी वर्तमान में, लेकिन वहां उनकी मूर्ति पे या तो पेड़ पहले उग गया या बाद में उगा पता नहीं, लेकिन विष्णु की मूर्ति पूरी तरह से, ब्रह्मा की मूर्ति पूरी तरह से उस पेड़ की जड़ों में जकड़ी हुई है। मतलब विष्णु तो लेटे आराम से, एक तरफ शंकर हैं और एक तरफ जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा जी की जो भी मूर्ति बनाई गई थी उसको उस पेड़ की जड़ों ने पूरी तरह जकड़ के रखा हुआ है। मतलब अब स्थिति ये बन गई कि जब वहां पे टीम गई वहां पे कुछ रिसर्च करने के लिए, देखने के लिए, उन्होंने बहुत कोशिश करी कि हम लोग इस जड़ को अलग कर दें। पेड़ तो नहीं काट सकते थे ना, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, पेड़ को तो कर नहीं काट सकते, लेकिन थोड़ा जड़ हटा दें, मूर्ति निकालें, लेकिन ब्रह्मा की मूर्ति निकलने तैयार नहीं है, तो अभी उसको उसी स्थिति में छोड़ दिया गया है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ब्रह्मा, अब उनको ना लोग मूल ब्रह्मा कहने लगे, स्थानीय लोग। मूल मतलब जड़ होता है, और वो पूरी तरह से मूर्ति जो है वो जड़ में जकड़ी हुई है। ये पहली, ये एक बड़ी अच्छी बात थी। एक बात हम आपको याद रखना है कि बांधवगढ़ से कौन सी नदी गुजरती है, ये मैं उम्मीद करती हूँ कि शायद कोई मुझे आंसर दे इस बात का कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क में कौन सी नदी है। क्या आप जानते हैं? यदि हाँ तो बताइए, अदरवाइज नो कह दीजिए तो मैं आगे बढ़ती हूँ फिर फटाक से, है ना, अपन को टाइम भी हो रहा है। फिर जानते हैं आप कौन सी नदी है वहां पर बांधवगढ़ नेशनल पार्क में? यस और नो, समथिंग? नहीं पता है तो नो कह दीजिए, तो मैं बढ़ती हूँ। नहीं पता है शायद, है ना? चलिए ठीक है, मैं ही बताती हूँ फिर आपको। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क में जो नदी है उसका नाम है चरणगंगा। शायद अब याद आ जाएगा आप लोगों को। चरणगंगा नदी है बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। तो ये नदी हम रटते हैं चरणगंगा चरणगंगा, ये क्यों है सुन लीजिए। जो विष्णु लेटे हुए हैं सैया पर, उनके चरणों की ओर, जो उनका चरण है ना, उस डायरेक्शन में एक छोटा सा कुंड है ना, एक कुंड है वहां पर। विष्णु जी लेटे हुए, उनके चरणों की तरफ एक कुंड है, वहां से ये छोटा सा जो झरना है वो निकलना शुरू होता है और वो एक नदी का रूप ले रहा है। तो चूंकि ये उनके चरणों की तरफ है तो उसको चरण गंगा कहा गया है। तो अब आप, मुझे लगता है आपको याद रहेगा हमेशा कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क में विष्णु लेटे हैं और चरण गंगा नदी वहां से निकलती है। ठीक है, तो देखिए हमने 64 योगिनी मंदिर देखा, उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट देखे, हमने नोहलेश्वर मंदिर देखा, हमने विराटेश्वर मंदिर देखा, हमने जो शेष सैया पे विष्णु है लेटे। अब मैं आपको ले चलती हूँ थोड़ा, कहाँ चले हम? पुष्पराजगढ़ तहसील सुना होगा आपने। नर्मदा कहाँ से निकली है बताइए जरा, नर्मदा जी का उद्गम बता दीजिए, फिर मैं अपन चलते हैं उनकी यात्रा पे। कहाँ से नर्मदा निकली है बताएंगे जरा? आवाज लेट जा रही है शायद, इसलिए आपके आंसर्स काफी लेट आ रहे हैं। नर्मदा का उद्गम, काफी लेट आंसर आ रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं ही बताती हूँ। पता है, वो सबको पता होगा ना, बड़ा जनरल। यस 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 अपर्णा, यस, वेरी गुड। तो अमरकंटक, यस वेरी गुड, आपको सबको पता है भाई कि अमरकंटक से नर्मदा का उद्गम हुआ है। मैं ये नहीं बताने वाली है ना, ये तो आपको पता है। हम तो थोड़ा, शायद आप भूल गए हो तो मैं याद दिला दूं, हम कल्चुरी पढ़ रहे हैं, है ना। तो मैं कल्चुरी से ही आपको सब कुछ कनेक्ट करवाया मैंने। जो जैसे मैंने विष्णु सैया बोला ना, वो मैंने फैक्ट्स बताए, लेकिन वो कल्चुरी शासक नहीं बनवाए। और आप ज्यादातर देखेंगे जो कृष्णराज कृष्णदेव है ना, उन्हीं के द्वारा बनवाए गए मंदिर हैं ये। ठीक है, तो भूलना नहीं, हम कल्चुरी पे हैं। अमरकंटक, पुष्पराजगढ़ तहसील, वेरी गुड। चलिए मैं बताती हूँ फिर आपको जो मैं कहना चाह रही हूँ। तो अमरकंटक आप में से बहुत लोग गए होंगे, है ना। तो अमरकंटक जब हम जाते हैं तो अमरकंटक में हमारे काम की बात करते हैं बस। ये जो नर्मदा का उद्गम है वो तो है, वो हम सबको पता है। हम दो बातें करते हैं। आप समूह समझते हैं ना, समूह होता है। तो नर्मदा के जो तट है, मतलब जो उद्गम है अमरकंटक में, वहां पर एक हमें मिलता है स्मारकों का समूह। थोड़ा सा मुझे मेरे वर्ड पे ध्यान देना आप, है ना, मैं क्या बोल रही हूँ। स्मारकों का समूह और एक मिलता है मंदिरों का समूह। इन दोनों में अंतर है। दोनों में क्या अंतर है? हम मंदिर उसे कहेंगे जहां पर गर्भगृह में मूर्ति रखी हो, वहां पर पूजन होती हो, या कभी हुआ करती थी, या आज भी होती, हम उसे मंदिर कहते हैं। तो अमरकंटक में एक मंदिरों का समूह मिलता है, वो अलग है। एक मैं जो बात करने वाली हूँ वो है स्मारकों का समूह। स्मारक इसलिए बोल रही हूँ मैं
कि अमरकंटक में जो मुख्य उद्गम स्थल है ना नर्मदा का, यदि आप में से कोई गया होगा तो वो समझ पाएगा मेरी बात को, या नहीं है तो आप बाद में यूट्यूब पे देख लेना कि एक तो प्रमुख मंदिर है वहां पे, जहाँ पे एक छोटा सा कुंड बना हुआ है, उसको पूरा मार्बल से बना दिया है और छोटी सी हमको धार दिखती है एक, कि नर्मदा का उद्गम हो रहा है ना। एक तो वो प्रमुख मंदिर है। उससे थोड़ा कुछ मीटर की दूरी पे आपको एक ना बहुत बड़ा ASI, मतलब 2009 में, आप ये फैक्ट चाहें तो नोट कर सकते हैं, कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अमरकंटक में एक स्मारकों के समूह को रिस्टोर किया है 2009 में। और ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो बहुत अच्छी कंडीशन में है। आप जाएंगे तो देखेंगे कि वहां पे आपको ना बड़ा इंटरनेशनल टाइप का फील होता है, इतना अच्छे से मेंटेन किया है उसको। तो ASI ने 2009 में ये स्मारकों को रिस्टोर किया था। मैं इसे स्मारक क्यों कहती हूँ, बड़ा रोचक बात है कि ये जो मंदिर है ना, यहाँ बहुत सारे मंदिर दिखेंगे आपको, बहुत सारे एकड़ में फैला हुआ है ये, लेकिन एक भी मंदिर में, मंदिर के गर्भगृह में किसी भी तरह की भगवान की मूर्ति नहीं है। अब कुछ मंदिर तो ऐसे हैं जहाँ पे ASI को मिला भी नहीं कि कोई मूर्ति हुआ करती होगी शायद, है ना, और कुछ मूर्तियां थी तो वो चोरी हो गई। मतलब वर्तमान में मंदिर बहुत सुंदर हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन उन्हें मंदिर नहीं बोलते, उन्हें स्मारकों का समूह कहते हैं, क्योंकि वहां एक में भी गर्भगृह में मूर्ति नहीं है जिसकी पूजा की जा सके। तो इसलिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें हम आपको 3 बातें करेंगे बस आपके साथ, और ये तीनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं स्मारकों के समूह की बात कर रही हूं तो उसमें नंबर 1 सूरज कुंड याद रखना है आपको, है ना। आप सबको पता है ना, अभी बताया आपने, नर्मदा कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक में कहाँ से निकलती है, अमरकंटक में कहाँ से निकलती है नर्मदा। तो नर्मदा का एक तो प्रमुख मंदिर है जो मैंने अभी आपको बताया, जो इस स्मारकों के समूह से थोड़ा सा दूर है। एक सूरज कुंड है, ये जो स्मारकों का समूह है यहाँ पर एक सूरज कुंड है, सूरज कुंड से नर्मदा का उद्गम होता है। तो हमारा जो धार्मिक मत है, धार्मिक मत समझते हैं ना, जो पुराणों में लिखा है, जो हमारे ऋषि मुनि ने कहा है, तो हमारा धार्मिक मत कहता है कि नर्मदा का उद्गम वो उस मंदिर से हुआ है जो आज हम पूजा करते हैं जहाँ पे। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि चूंकि वो तो एक झिरी रहती है ना, छोटे छोटे पोर्स हैं जहां से जल आ रहा है, तो नर्मदा का उद्गम सिर्फ वहीं से नहीं है, वहां से कुछ 100 मीटर भी नहीं है, मुझे लगता है इतना भी नहीं होगा, बहुत पास में है सूरज कुंड, वहां से नर्मदा का उद्गम है। तो जब ASI वहां 2009 में आई थी तो वहां पे वो जो कुंड था ना, उसे कचरा घर बना दिया गया था। ये आप थोड़ा इस बात से कोरिलेट करेंगे कि थोड़ा हम भारतीय इस मामले में पीछे हो जाते हैं, लेकिन अब वहां पे बढ़िया सब साफ सुथरा बहुत सुंदर बना दिया है उसे। तो मतलब आप सूरज कुंड का नाम याद रखेंगे, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे सूरज कुंड से कौन सी नदी का उद्गम है, तो वो नर्मदा ही है। ठीक है, ये पहली बात थी। अब दूसरी बात जो बड़ी इंटरेस्टिंग आपको लगेगी सुनने में, कि मैंने कहा कि वहां पर जो स्मारकों का समूह है, आप समझ पा रहे हैं ना, मैं स्मारक कह रही हूँ, मंदिर नहीं बोल रही, अभी मंदिर पे हम चलेंगे। जो स्मारकों का समूह है वहां पर एक भी मंदिर में मतलब मूर्ति नहीं है, लेकिन एक मंदिर है जहाँ मूर्ति है और वो इम्पोर्टेंट भी है। तो वो जो मंदिर है उसका नाम है पातालेश्वर मंदिर, है ना। ये नाम आप याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लिख लीजिए। पातालेश्वर मंदिर उस स्मारकों के समूह में स्थित एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर शिव जी स्थापित हैं, है ना, शिवलिंग स्थापित है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, एक तो एकमात्र है, दूसरी बात इसे स्थापित किसने किया था। तो आप जगत गुरु शंकराचार्य को जानते हैं ना, जिन्होंने इवन उन्होंने जहाँ तपस्या करी वो जगह भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, आप सब तो ये पढ़ते ही होंगे। तो इस मंदिर में, पातालेश्वर मंदिर में, शिव जी की स्थापना, शिवलिंग की स्थापना स्वयं जगत गुरु शंकराचार्य ने की थी। ये मंदिर बंद होता है बिकॉज अब वो कोई सामान्य पूजा स्थल नहीं हो सकता, ASI के रिस्टोरेशन के अंतर्गत आता है। लेकिन बड़े बड़े त्योहार है, जैसे नागपंचमी हो गया, आपका शिवरात्रि हो गया, मकर संक्रांति हो गया, ऐसे बड़े त्योहार पे इस मंदिर के पट खोले जाते हैं और वहां पर पूजन होती है। बाकी ऐसे डेली बेसिस के मंदिर है वैसे इसको ट्रीट नहीं कर सकते अब अपन, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, पातालेश्वर मंदिर अमरकंटक में है। यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना किसने की थी, शिवलिंग की स्थापना की थी स्वयं जगत गुरु शंकराचार्य ने। ये मैं स्मारकों की बात कर रही हूँ। स्मारकों में एक तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, कर्ण मठ याद रखेंगे आप, है ना, कि कर्ण मठ कहाँ स्थित है। ये कर्ण मठ वही है, उसी परिसर में है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है कि मंदिरों की संरचना में आप देखोगे वहां पर ना, जो गए होंगे उनको सच में समझ में आ रही होगी मेरी बात, बाकी लोग आप देख लेना एक बार तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको। 3 मंडप है, 1 2 3, 3 मंडप है, 3 गर्भगृह हैं, इनका एक ही मंडप होना चाहिए था। देखिए मतलब अपने यहाँ मंदिर निर्माण की शैली में ये होता है, मंडप बनाओ और गर्भगृह बनाओ।
तो 3 गर्भगृह हैं, उनके बीच में एक उनका कॉमन मंडप बनना था, लेकिन जो पूरा नहीं बन पाया है, इसलिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और इसको कर्ण मठ कहा जाता है। कर्ण आपको पता है सूर्यपुत्र थे, है ना। कर्ण कैसे थे, कौन थे, सूर्यपुत्र कर्ण माने जाते हैं। तो वहां पर कुछ सूर्य की किरणों को लेके भी कुछ यंत्र वगैरह स्थापित करने की सोचा होगा, तो वहां कुछ उनको अवशेष मिले हैं इस तरह के, इसलिए कर्ण मठ इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने आपको बताया अमरकंटक में ये जो स्मारकों का समूह था। अब हम चलते हैं मंदिरों के समूह में। हम पढ़ कलचुरी रहे हैं, ये जो मैंने निर्माण बताया ना, ये सब कुछ कलचुरी शासकों ने बनवाया है ना, तो आप इसमें बिल्कुल डाइवर्ट मत होइएगा, हम ये क्या करने लगे, सब कलचुरी शासकों का बनवाया हुआ है जो मैंने अभी तक आपको बताया। उसके बाद अब हम जा रहे हैं मंदिर के समूह में। मंदिर के समूह में जब मैं जा रही हूँ ना, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक चीज थोड़ी अलग रहेगी, बट आपको इंपॉर्टेंट इसलिए मैं बताऊंगी। कैसे, देखिए कि मंदिरों का समूह फैला है 2 एकड़ में, राइट। कितने एकड़ में, 2 एकड़ में। इस छोटी सी जगह में 22 मंदिर हैं। मंदिरों की संख्या 22 है वहां पर। ये थोड़ा सा आप इसलिए इंटरेस्टिंग माने इसको, क्योंकि ये एक ऐसी जगह मानती है, ASI खुद ही मानती है, या लोग जो थोड़ा इतिहास समझते हैं वो समझेंगे इस बात को, कि इतनी सी जगह में आपको पूरी 10 सदी, मतलब जो कलचुरी थे वो कब थे आपको पता है, 900 या 1000 AD मान लो आप उनको, है ना। 1000 AD से लेकर 2000, मतलब आखिरी मंदिर उस परिसर में जो बना है वो सन 2000 में बना है, ठीक है। तो इसलिए अपने आप में पूरी इतिहास की गाथा बताते हैं ये मंदिर। इन मंदिरों में जो शुरुआती मंदिर है वो कलचुरी शासकों ने बनवाए, क्योंकि देखिए नर्मदा एक सबसे पवित्र नदी है मध्य प्रदेश की। तो जो भी शासक मध्य प्रदेश में अपना राज करेंगे वो अपने पूर्वजों या अपनी कुछ याददाश्त के लिए वहां पे जरूर मंदिर बनवाएंगे, इसीलिए वहां पर इतने सारे मंदिर हैं। ये बड़ा एक कॉमन सेंस आप डेवलप कर सकते हैं इस मामले में। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि अहिल्याबाई होलकर को तो जानते होंगे सब। ये एक मुझे लगता है ऑलमोस्ट लास्ट बात है जो मैं शेयर करूंगी आपसे, कलचुरी संबंधित नहीं, बट ये बड़ा इंटरेस्टिंग है इसलिए बता रही हूँ। आप अहिल्याबाई होलकर को जानते हैं सब? आप मुझे यस लिख सकते हैं। अहिल्याबाई होलकर को जानते हैं आप? आवाज आ रही है आपको मेरी? यस और नो? अहिल्याबाई होलकर को आप जानते होंगे ना, महेश्वर में उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए हैं। यस यस यस, जानते हैं जानते हैं। तो हाँ बिल्कुल। तो अहिल्याबाई होलकर का नाम लिया है मैंने, तो आपके मन में एक बात जरूर आएगी कि जब भी कोई मंदिर अहिल्याबाई होलकर बनवाएगी तो वो कहाँ बनवाएगी, उन्होंने कहाँ बनवाए हैं मंदिर अहिल्याबाई होलकर ने, बता सकता है कोई मुझे? अहिल्याबाई होलकर ने राजधानी कहाँ बनाई थी अपनी, और मंदिर कहाँ बनवाए शंकर जी के? नर्मदा किनारे। अभी तो मुझे यस ही दिख रहे हैं सब। वेरी गुड वेरी गुड। कोई किसी ने कहा मुझे महेश्वर बोला है, गौर जी ने, महेश्वर में। सही है, बिल्कुल सही है। मतलब यदि एग्जाम में कोई क्वेश्चन या ऐसे कोई पूछे तो मतलब सारे मंदिर उन्होंने वहीं बनवाए ना। लेकिन चलिए अब इसी बात पे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें आप ये बात याद रखें कि घटेश्वर महादेव का मंदिर, घटेश्वर महादेव का मंदिर अहिल्याबाई होलकर के द्वारा बनवाया गया है। ये बात तो बिल्कुल याद रख लें आप। लेकिन ये बना कहाँ पर है? ये अमरकंटक में है, ना कि महेश्वर में। यस, तो ये बात मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया कि घट महेश्वर या घट महादेव का मंदिर, घटेश्वर मंदिर भी बोलते हैं इसको। ये मंदिर है अहिल्याबाई होलकर का बनवाया हुआ मंदिर है, लेकिन ये मंदिर महेश्वर में नहीं है। ये मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये अमरकंटक में स्थित है, ठीक है। चलिए अब ये बात आपको थोड़ा मुझे लगता है याद रहेगी कि ये कुछ नई बात थी। अब थोड़ा अब हम समाप्ति की तरफ हैं। जैसे एक वंश की समाप्ति होती है ना, ऐसे हमारा सेशन भी उत्पत्ति हुई, विकास हुआ, और अब हम पतन की तरफ है। पतन मतलब नेगेटिव नहीं, लेकिन हम समाप्त करेंगे। अब थोड़ा समाप्त करने से पहले मैं जरा थोड़ा रिवाइज या एक थोड़ा समराइज करूंगी कुछ 2-3 बातों के साथ। हमने पढ़ा कलचुरी वंश, पढ़ा नहीं, आपने सुना, मैंने कहा कलचुरी वंश आपने सुना। कलचुरी वंश में अब आप ये बात याद रखें, वो सिर्फ त्रिपुरी शाखा में नहीं थे, उन्होंने भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में राज किया है। त्रिपुरी में किया है, मतलब मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड बघेलखंड में किया है। उनकी एक अलग शाखा 1740 तक चली है, कहां पर? छत्तीसगढ़ में। वो प्रयाग काशी तक विस्तृत थे। यस, प्रयाग काशी तक विस्तृत थे, और वो दक्षिण में कर्नाटक तक विस्तृत थे। ये मैंने विस्तार बताया था, आप विस्तार उसका याद रखिएगा। दूसरी बात, कलचुरी के बारे में आप याद रखेंगे कि इतने 1000 साल, मुझे लगता है 2000 तो काउंट कर सकते हैं ना अपन।
2000 साल तक राज करने के बाद भी कलचुरी शासकों को उतना नाम नहीं मिला है, उतना उनको नहीं जानते हैं लोग, उतना एक छत्र राज्य जिससे कि हम कहते हैं ना कि एक छत्र राज्य था, एक छत्र राज्य जो है कलचुरी का नहीं रहा है। ठीक है। और फिर आगे की बात ये कि अब इनके हमने प्रमुख राजा सुने, अब कोक्कल के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बोल के हम सेशन को फिनिश करेंगे। और आप यहाँ पे हाँ एक बात और याद रख सकते हैं कि सागर विश्वविद्यालय ने जो त्रिपुरी आज वर्तमान में त्रिपुर सुंदरी का मंदिर है, ये शायद जो भी जबलपुर में होंगे आसपास के होंगे उन्हें पता होगा, त्रिपुर सुंदरी एक शक्ति पीठ के रूप में जाना जाता है और जबलपुर के पास में भेड़ाघाट रोड पे पड़ता है त्रिपुर सुंदरी। ये जो त्रिपुर सुंदरी का मंदिर है, ये मंदिर जब ASI तो यहाँ आया हुआ था, आपको ये बात याद रखनी है कि इस मंदिर के आसपास सबसे पहले एक्सकेवेशन सागर विश्वविद्यालय ने किया है ना। 1952 के आसपास पहली बार त्रिपुरी को नोटिस में लेकर कौन आया, मतलब उसके पहले तो जो थोड़ा बहुत राखलदास बनर्जी ने कर लिया वो कर लिया, अदरवाइज इतना कुछ काम हो नहीं रहा था। तो हमारे मध्य प्रदेश की इतनी रिच जो कल्चर है उसे यदि कोई उजाले में लाया है या प्रकाश में लाया है तो वो सागर विश्वविद्यालय है। 1952 में सागर विश्वविद्यालय ने यहाँ पे काम शुरू किया था, ये एक बड़ी बात आप याद रख सकते हैं। और इसके बाद कोई कुछ यदि अब मैं आपका एक दो सवाल ले सकती हूँ, यदि कोई क्वेश्चन है तो आप कर लीजिए, नहीं तो अपन सेशन फिनिश करेंगे। बस मैं आखिरी अपना बात बोल के तो मैं लास्ट स्टेटमेंट दे देती हूँ मेरा कि बिलहरी अभिलेख में कोक्कल प्रथम के बारे में जो बात कही गई थी, ये मैं इसलिए लास्ट में बता रही हूँ कि इससे आपको थोड़ा सा कल्चुरी का फुल स्टॉप समझ में आ जाएगा। कोक्कल प्रथम क्योंकि वो हमने पढ़ा था मैरिज डिप्लोमेसी उन्होंने अपनाया था। तो आप ये याद रखेंगे कि बिलहरी अभिलेख जो है उसमें कोक्कल प्रथम के बारे में लिखा गया है कि कोक्कल प्रथम ने विश्व को विजित करने के बाद, है ना, कोक्कल प्रथम ने विश्व को विजित करने के बाद अपने कीर्ति स्तंभ मतलब विजय कीर्ति स्तंभ के रूप में 2 पिलर सेट किए, 2 पिलर स्थापित किए, एक उत्तर में भोज और दक्षिण में कृष्णराज। अब इस भोज को आप राजा भोज नहीं माने कोक्कल प्रथम, हम मिहिर भोज की बात कर रहे हैं। तो ऊपर मिहिर भोज और नीचे दक्षिण में कृष्णराज, ये 2 कीर्ति विजय स्तंभ थे कल्चुरी शासकों के प्रारंभ के। और नीचे जो कृष्णराज थे उन्होंने अपना जमाता बनाया था, तो वो दिखाता उनकी मैरिज डिप्लोमेसी में वो कितने सक्सेसफुल रहे। और ऊपर मिहिर भोज जो है वो उनसे उन्होंने थोड़ा युद्ध करके उन क्षेत्रों को विजित किया था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कल्चुरी किस तरह से उत्पत्ति हुई उनकी, उनका विकास हुआ और इस तरह से वो आगे बढ़े। कुछ सारे महत्वपूर्ण बातें मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। सवाल जो जरूरी होगा वो मैं ले लूंगी। यहाँ पे कलिंग राज का नाम आप याद रखेंगे, जबलपुर 64 जबलपुर मंदिर किसने बनवाया, इसमें किसी एक शासक का नाम नहीं आता, लेकिन कृष्णराज का नाम, लक्ष्मण राज और कृष्णराज और जो गयाकर्ण है, तीनों का नाम आप ले सकते हैं, क्योंकि इनका जो काल है, जिस काल में ये मंदिर का निर्माण हुआ है, वो पूरा कोई स्पेसिफिक नहीं है मिलेगा आपको, है ना। वो 2-3 राजाओं ने मिलके जो जैसे जैसे क्या होता है ना कि एक शासक आया उसने थोड़ा निर्माण करवाया, फिर दूसरा शासक आया उसने उसमें कुछ और ऐड ऑन कर दिया, इस तरह से पता चलेगा। बाकी जैसे आप युवराज प्रथम का नाम लेंगे तो उन्होंने बहुत मंदिर बनवाए, लक्ष्मीकर्ण ने बनवाए, इस तरह से है। चलिए ठीक है, समय भी काफ़ी हो गया है, तो मैं अब मेरा सेशन जो है वो वाइंड अप करती हूँ। एंड थैंक यू सो मच, आपने बड़े पेशेंस से बड़े धीरज से मुझे सुना और ऐसे अच्छे पढ़ते रहें। और कोई प्रश्न रहे तो आप कमेंट में छोड़ दें और जितना हो सकेगा हम आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच।